तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन का स्पेस रेपिटेशन 2। चलो आओ। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन री का मतलब दोबारा अगेन, और प्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस। इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, बच्चे का प्रोडक्शन करना। ये इंपॉर्टेंट होता है ताकि जनरेशन कंटिन्यू रहे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन देखो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं और विविपेरस होते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मतलब जो रिप्रोडक्शन होता है वो गैमीट्स होते हैं दो डिफरेंट अलग अलग सेक्सेस के, मतलब कि मेल गैमीट जो कि एस्पर्म, फीमेल गैमीट जो कि ओवम, वो इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बोलते हैं। विविपेरस मतलब कि डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ करते हैं, कोई अंडा वंडा नहीं बनता है, इसलिए हम विविपेरस है। ठीक है, एक सेकेंड। चलो, गैमिटोजेनेसिस। गैमीटो मतलब गैमीट और जेनेसिस मतलब जनरेशन। तो गैमीट्स का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस होगा मेल में स्पर्म्स का फॉर्मेशन, और oogenesis होगा एग का फॉर्मेशन फीमेल्स में। फिर इंसेमिनेशन आता है, इंसेमिनेशन आएगा गैमेटोजेनेसिस के बाद, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट, स्पर्म का ट्रांसफर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। देन फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा और जाइगोट बन जाएगा। और फिर इम्प्लांटेशन होगा, मतलब कि ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट यूट्राइन एंडोमेट्रियम में। जैसे कि जाइगोट बना जो कि सिंगल सेल है, डिवाइड करा, फिर 2 सेल स्टेज बनी, देन 4 सेल स्टेज बनी, फिर इवेंचुअली इट फॉर्म्स अ स्टेज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। यूट्राइन एंडोमेट्रियम तो इनर मोस्ट वॉल होती है यूट्रस की, ये है तुम्हारा ब्लास्टोसिस्ट, ये है यूट्राइन एंडोमेट्रियम। ठीक है, गेस्टेशन, ये एंटायर टाइम ड्यूरेशन होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, यूजुअली ये 9 मंथ्स का होता है। पार्चुरेशन मतलब कि बेबी की डिलीवरी। क्या इतनी बातें क्लियर हो? तो एक बार स्टेप्स और याद करो। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस के बाद इंसेमिनेशन, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन एंड योर फाइनल इज पार्चुरेशन। तो इन सारे स्टेप्स को ही तो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में डिटेल में। ठीक है, ठीक है। अब दो टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन सर क्या डिफरेंस है इनमें? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं, ये वो ऑर्गन होते हैं जो कि गैमीट भी बनाते हैं और हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी करते हैं। तो गैमीट, जैसे कि मेल की बात करूं तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस। ठीक है, और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही गैमीट बनाते हैं और हार्मोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। मेल में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में तुम्हारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है ना। तो मेल में हो गया टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। और सर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो कि गैमेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली, जो कि नहीं बनाते हैं गैमीट, लेकिन कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करते हैं रिप्रोडक्शन को, ट्रांसफ़र करवा देंगे तुम्हारे गैमीट का, स्टोर कर लेंगे, है ना, प्रेगनेंसी में हेल्प कर देंगे, तो इन्हें बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मेल में है तुम्हारे वास डिफरेंस, एपिडाइमिस एक्सेट्रा, फीमेल में यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, डिफरेंस इन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। आखिर क्या क्या डिफरेंस होते हैं मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में। तो ये है मेल का और ये है फीमेल का। तो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाते हैं प्यूबर्टी पे, मतलब कि यहाँ पे हार्मोनल और फिजिकल चेंज होते हैं, उस चीज़ को प्यूबर्टी बोलते हैं, उस स्टेज को। लगभग ये 10 से 14 साल में आ जाती है, और स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यू रहता है ओल्डर मैन में। फीमेल की बात करूँ तो oogenesis स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, मतलब कि उसके बर्थ से ही पहले, और ये स्टॉप हो जाता है मीनोपॉज तक। मतलब कि मीनोपॉज एनसीईआरटी में लिखा है अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज में मीनोपॉज आ जाता है। और मीनोपॉज का मतलब होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना, पीरियड्स का स्टॉप हो जाना फीमेल्स में। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूँ तो ये पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है, पेल्विस रीजन में ही तुम्हारा फीमेल का भी होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आखिर क्या क्या होता है वो देखते हैं। पहला टेस्टिस, टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरा डक्ट सिस्टम या फिर
मेल एसेसरी डक्ट या डक्ट सिस्टम, इसमें कौन कौन सी डक्ट्स आएंगी सर? रेटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडाइमिस और वास डिफरेंस। ठीक है, ये ऑर्डर में लिखी है, इन्हें और हम डिस्कस करेंगे। एसेसरी ग्लैंड्स कौन सी आएंगी सर? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में तुम्हारा आएगा पीनस और स्क्रोटम। चलो अब थोड़ा सा सेक्शन देख लेते हैं। ये सेक्शन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये यूरेटर है जो कि एंटर ओपन कर रही है यूरिनरी ब्लैडर में, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ये सेमाइनल वेसिकल है जो तुम देख पा रहे हो। ये कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट है, ये रेड वाली। ये है वास डिफरेंस, ये है एपिडाइमिस और ये है टेस्टिस। और पेनिस के ऊपर एक फोर स्किन होती है जिसे हम बोलते हैं रिट्रैक्टाइल स्किन अराउंड पीनस। मतलब रिट्रैक्टाइल का मतलब तो समझ रहे हो ना, जो आगे पीछे हो सकती है अपने आप। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, ये यूरेथ्रा है, ये पीनस है, ये स्क्रोटल सैक है जिसके अंदर स्क्रोटम प्रेजेंट है, ये ग्लांस पीनस है। यूरेथ्रल मीटस का मतलब ओपनिंग, ओरिफाइस का मतलब भी ओपनिंग होता है। ये है तुम्हारा स्क्रोटम, ये सिंगल पाउच होता है। ठीक है, इंटरनली स्क्रोटम जो होता है वो डिवाइडेड होता है स्क्रोटल सैक में। किसमें? स्क्रोटम डिवाइड होता है स्क्रोटल सैक में। ठीक है, डिवाइड होता है अपने अपने कंपार्टमेंट में ये मिलते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ एक ही जगह पे प्रेजेंट है। ये तुम्हारा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये यूरेथ्रा, पीनस, ग्लांस पीनस, यूरेथ्रल मीटस बता दिया भाई। ये तो मैंने सब वापस से क्या बताऊँ, एनसीईआरटी में देखना इसका डायग्राम है। एनस, स्क्रोटम, ये बेसिकली साइड व्यू है, वो आगे वाला था। रेक्टम, एनस, ठीक है, ये एनसीईआरटी में जो बना है इसे बता रहा था मैं अभी। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। तो टेस्टिस, अगर IS कहीं लिखा है तो उसका मतलब मैं सिंगुलर की बात कर रहा हूँ, और अगर ES लिखा है तो प्लूरल, ये भी पता होना चाहिए भाई तुम्हारी जीके के लिए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, एक पेयर होता है, मतलब कि 2 होते हैं। ये एब्डोमिनल कैविटी के हमारी बॉडी के बाहर मिलता है, एक पाउच में मिलता है जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटमस पाउच को। क्योंकि सर वो बाहर क्यों मिलता है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लो चाहिए होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर से, तभी स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाती है, इसीलिए वो बाहर है। तो हर टेस्टिस की जो लेंथ होती है वो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। ये तुम्हारे टेस्टिस का सेक्शन है। ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल। देखो इसके अंदर कुछ कंपार्टमेंट होते हैं, तो ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये है तुम्हारी रेटे टेस्टिस जो ये दिख रही हैं। फिर उसके बाद है तुम्हारी वासा डिफरेंशिया, फिर उसके बाद है एपिडाइमिस, फिर उसके बाद है वास डिफरेंस। ये तो पूरा डक्ट सिस्टम है, समझ गए। ये जो पिंक से ट्यूब दिख रहे हैं यही है तुम्हारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और ये वाइट सी लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। डेंस कवरिंग होती है, कनेक्टिव टिश्यू की होती है, टेस्टिस के अराउंड होती है, और यही जो होती है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के मतलब जो डिवाइड करती कंपार्टमेंट्स बनाती है, यही बनाती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। हर टेस्टिस डिवाइड होता है 250 कंपार्टमेंट्स में, जिसे बोलते हैं हम टेस्टिकुलर लोब्यूल। और हर लोब फर्दर उसके पास होते हैं 1 से लेकर 3 तक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होता है, ये लाइंड होता है 2 टाइप की सेल से, है ना। पहला है तुम्हारा मेल जर्म सेल, कौन? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा है सर्टोली सेल। सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखता हूँ, हमने एक काट के देखा है, ठीक है, सेक्शन देख रहे हैं हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, हमने काटा है। ये क्रॉस सेक्शन देखो करा है हमने। तो ये जो तुम्हें वाइट सेल दिख रही है स्पर्मेटोगोनिया, और ये जो पिंक सी सेल दिख रही है ये है सर्टोली सेल। और ये जो पूरी बाहर की जगह दिख रही है तुम्हें, पूरी बाहर की जगह दिख रही है, ये वाली जगह, तो ये है तुम्हारी इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब कि स्पेस जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर है। ल्यूमेन बीच में होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, स्पेस इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। और ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है यहाँ पे तुम्हारा ब्लड वेसल मिल जाता है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल मिल जाते हैं, मतलब कि WBC में स्पर्मेटोगोनिया, ये मेल जर्म सेल होती हैं जो कि इवेंचुअली आगे जाके अल्टीमेटली डिवाइड करती हैं ये स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्म बना लेती हैं या फिर स्पर्मेटोजोआ बना लेती हैं। और इंटरस्टिशियल स्पेस में लीडिक सेल भी है जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। चले आगे आओ। अब इंटरस्टिशियल स्पेस में बता चुका हूँ, ब्लड वेसल है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल है, लीडिक सेल है, इंटरस्टिशियल सेल जो कि सेक्रेट करती है मेल हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, एक टाइप का एंड्रोजन है ये। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 सेल हैं, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का दूसरा नाम है नर सेल या फिर सस्टेंटिकुलर सेल।
ये कुछ डायग्राम थे तुम्हारे एनसीईआरटी में, पढ़ लेना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4। तो मील जर्म सेल मैंने बताया था स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोरी सेल, नर्व सेल या सस्टेंटिकुलर सेल। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या फंक्शन करती है सर्टोरी सेल। तो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग स्पर्म को, कौन? सर्टोरी सेल। ज़्यादा जो साइटोप्लाज्म बनता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, उसे रिमूव करने का काम करती है। कैसे रिमूव करती है? खा जाती है, उसका फैगोसाइटोस कर लेती है, एंगर्ड एंड क्लियर्ड बाय सर्टोली। इट सेक्रीट्स सम फैक्टर्स नोन एज स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, जो कि हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज करती है जैसे कि स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, जो कि हेल्प करते हैं फर्दर स्पर्मियोजेनेसिस में। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है आगे बताता। इट सेक्रीट्स एबीपी। एबीपी क्या होता है सर? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सेक्रीट करती है, जो कि एंड्रोजन को बाइंड करके रख लेते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एंड्रोजन को बाइंड करने का फ़ायदा है, उसकी कंसंट्रेशन वहाँ पे बढ़ जाती है, जो कि फर्दर हेल्प करते हैं तुम्हारे स्पर्मेटोजेनेसिस में। क्या बात क्लियर है? और फैगोसाइटोसिस तुम्हें पता ही होगी भाई। मेल एसेसरी डक्ट ऑल्सो नोन एज डक्ट सिस्टम दैट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ स्पर्म एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म। ये ट्रांसफर ऑफ स्पर्म में भी हेल्प करते हैं और स्टोरेज में भी हेल्प करते हैं। स्टोरेज को याद रखना, ठीक है। पहला इरेडियोटेस्टिस, देन जाएगा वासा इफ्रेंशिया, देन एपिडाइमिस, देन वास डिफरेंस। वासा इफ्रेंशिया 10 से 12 टिब्यूल्स होते हैं और ये स्ट्रेट टिब्यूल्स होते हैं। वासा इफ्रेंशिया 10 से 12 होते हैं। एपिडाइमिस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है और ये मिल जाती है तुम्हारी लोकेटेड अलॉन्ग टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे मिल जाएगी, एंटीरियर नहीं, पोस्टीरियर। वास डिफरेंस जो कि लूप करता है यूरिनरी ब्लैडर पे और रिसीव करता है एक डक्ट सेमाइनल वेसिकल से और फॉर्म कर लेता है कॉमन एजैकुलेटरी डक्ट। चलें आगे। मेल एसेसरी ग्लैंड, तो 3 ग्लैंड होती हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये सब साथ में मिलकर सेक्रेट करती हैं सेमाइनल प्लाज्मा। अब सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है ये मैं अभी बताता हूँ, रुको पहले ये सुन लो कि सेमाइनल प्लाज्मा किससे बना होता है, इसमें क्या क्या होता है ये सुन लो। सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोई या फिर काउपर्स ग्लैंड, तीनों एक साथ मिलके सेमाइनल वेसिकल बोल रहा हूँ, सेमाइनल प्लाज्मा फॉर्म करती है। तो सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, 2 होते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे मिल जाएगा। 60 to 70% सेमाइनल प्लाज्मा का पूरा कंटेंट, पूरा माल तुम्हारा सेमाइनल वेसिकल कंट्रीब्यूट करता है। ये सेक्रीट करता है फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन और कुछ एंजाइम्स, ठीक है। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है सर? एक हार्मोन लाइक सब्सटेंस है। बात करूँ प्रोस्टेट की तो ये सिंगल होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे मिल जाएगा, यही इकलौता है जो सिंगल होता है। ये कंट्रीब्यूट करता है 20 से 30% ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा। कैल्शियम आयंस सेक्रीट करता है और कुछ एंजाइम सेक्रीट करता है। बल्बोयूरेथ्रल की बात करूं, ये भी पेयर्ड होती है, ये यूरेथ्रा की साइड्स में मिल जाएगी। 5 से 10% सेमाइनल प्लाज्मा कंट्रीब्यूट करती है और ये सेक्रीट करती है म्यूकस। क्या बात क्लियर है? 5 से 10% सेमाइनल प्लाज्मा और म्यूकस को सेक्रीट करती है, जो कि ल्यूब्रिकेशन ऑफ पीनिस में हेल्प करते हैं। यस सर। सीमेन फाइनली जो इजैकुलेट होता है मेल से, वो सीमेन इजैकुलेट होता है, ठीक है। सीमेन इजैकुलेट होता है, सीमेन में होते हैं स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा। अब मैं सेमाइनल प्लाज्मा ही तो बता रहा था तुम्हें, समझ गए? चलो, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, स्क्रोटम और पीनस होते हैं। स्क्रोटम मतलब कि ये ऐसा पाउच होता है जिसमें टेस्टिस तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं। पेनिस मतलब कि कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर होता है जो कि यही इंसेमिनेशन करवाता है। अब थोड़े बहुत टिश्यू देख लेते हैं। ये यूरेथ्रा है, ये ग्लांस पीनस है आगे वाला हिस्सा, मतलब कि एनलार्ज फ्रंट पार्ट होता है। ये फोर स्किन होती है इसके ऊपर, फोर स्किन या फिर जिसे प्रीप्यूज भी बोलते हैं। आगे जो होल है उसे बोलते हैं यूरेथ्रल ऑरिफाइस या फिर यूरेथ्रल मीटस, मतलब कि ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। कुछ इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, पहला कॉर्पोरा कैवर्नोसम, दूसरा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। जो कॉर्पोरा कैवर्नोसम है वो एक लाइक लेयर की फॉर्म में होता है मतलब कि पूरी पेनिस को कवर करके नहीं रखता। एक तुम्हारा जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है ये पूरी पेनिस को कवर कर लेता है सॉरी, कॉर्पोरा कैवर्नोसम लेयर्स की फॉर्म में होता है, 2 लेयर, और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम पूरी पेनिस को कवर कर लेता है। ये दोनों इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं जो कि पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करते हैं।
स्पर्मेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस इन मेल्स मतलब कि स्पर्म का जनरेशन ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पे और ओल्डर एज तक चलता है। तो इंक्रीज लेवल ऑफ प्यूबर्टी पे GnRH का जो लेवल होता है, GnRH का लेवल गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और उनसे निकाल देता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH लुटेनाइजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस ने GnRH रिलीज करा। GnRH पिट्यूटरी में भी एंटीरियर पिट्यूटरी से बोला कि FSH और LH रिलीज कर दो, तो इसने FSH और LH रिलीज कर दिया। ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनियम है। ये क्रोमोसोम नंबर इसका 46 होता है, डिप्लॉयड होता है 44 + XY, माइटोसिस करके सेल्स बनाता है और माइटोसिस करता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। चलो गाइस, तो स्टार्ट करते हो अपना लेक्चर नंबर 5 बिना किसी देरी के। 1 सेकेंड। हाँ, तो स्पर्मेटोगोनिया हमने ले लिया, तुम्हें पता है डिप्लॉयड होता है। ये माइटोसिस करते 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 इवेंचुअली एक ऐसी चीज़ बन जाएगी अपने आप जिसे हम बोल देंगे स्पर्मेटोगोनिया। वो सॉरी मतलब कि जिसे हम बोल देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बहुत पुराने टाइम में, मेरे ख्याल से जिपमर का सवाल है ये, उन्होंने पूछ लिया था कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोगोनिया में डिफरेंस क्या है। तो सम स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज साइटोप्लाज्म एंड कन्वर्ट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बेसिकली कुछ स्पर्मेटोगोनिया होती हैं, उनका साइज़ ना इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि उनका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाता है, तो बस उन्हें ही हम बोलने लगते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वो ही कन्वर्ट हो जाती है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो साइटोप्लाज्म वाला कंटेंट है वो स्पर्मेटोगोनिया के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी तुम्हारी डिप्लॉयड ही है भाई, ठीक है, 44 + XY बिल्कुल। अब इसकी मियोसिस हुई 22 + X और 22 + Y, हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए दो, माइटोटिक डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। एन अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने हैं ये मियोसिस 2 करेंगे, इक्वेशनल डिवीजन, N स्पर्मेटेड बन जाएंगे, 22 + X 22 + X 22 + Y 22 + Y। अब ये डिफ्रेंसिएशन करेंगे स्पर्मेटेड और स्पर्म बन जाएगा, स्पर्म जनरेशन, स्पर्मियोजेनेसिस, तभी तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और मैंने जो तुम्हें पीछे बताया था कि सर्टोली कुछ SMF रिलीज करती है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, जो कि हेल्प करते हैं फर्दर स्पर्मियोजेनेसिस में। तो यहाँ पे स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में, ठीक है। तो फिर आपका स्पर्मिया स्पर्मेटोजोआ बन जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस आखिर है क्या असलियत में, तो ये पूरा का पूरा इवेंट है स्पर्म फॉर्मेशन का, स्टार्टिंग होती है स्पर्मेटोगोनियम से। सर स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, तो कन्वर्जन स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में, इसी स्टेप को स्पर्मियोजेनेसिस या फिर स्पर्मियोजेनेसिस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। स्पर्मिएशन क्या है सर फिर, तो रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या फिर रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द ल्यूमेन। पता है इन दोनों का जो कंटेक्स्ट है NCERT और जो नीट में पूछा था वो सेम है, बातें दोनों सेम कहना चाह रही हैं। NCERT कह रही है कि स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलता है, नीट थोड़ा सा बस एक स्टेप अंदर चला गया, कह रहा है स्पर्म सेमिनिफेरस के ल्यूमेन में चला जाता है। तो भाई जब वो उसके ल्यूमेन में जाएगा तो वहीं से ही तो रिलीज़ होगा, बोलो क्या बात गलत है कि नहीं। तो NCERT भी वो कह रही है, बस उसने ल्यूमेन व्यूमेन की बातें नहीं करी, लेकिन निकलता स्पर्म तुम्हारा ल्यूमेन से ही, ठीक है। दोनों सही है, कोई गलत मत कह देना कि ये गलत है NCERT वाली नीट वाली। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म के जो हेड होगा वो एकदम तुम्हारी सर्टुली सेल के अंदर घुस जाता है, ठीक है, और फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाता है, उसे बोलते हैं स्पर्मिएशन। देखो स्पर्म है, स्पर्मेटिड है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन प्राइमरी, सबसे पहले में स्पर्मेटोगोनिया, सर्टुली सेल। हार्मोनल कंट्रोल देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का। हाइपोथैलेमस ने GnRH रिलीज करा, GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी पे गया, FSH LH रिलीज हुआ, LH ने लेडिक सेल पे एक्ट करा, FSH ने सर्टुली सेल पे एक्ट करा, लेडिक सेल ने रिलीज कर दिया एंड्रोजन
FSH ने एक्ट करा सर्टोली सेल पे, सर्टोली ने रिलीज़ कर दी ABP, SMF और इनिबिन। अब जो तुम्हारा SMF है वो तो स्पर्मियोजेनेसिस में काम आ जाएगा। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड्रोजन को बाइंड करके रख लेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अब एक चीज़ सुनना, जो इनिबिन होता है वो नेगेटिव, अगर वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ गया तो वो नेगेटिव फीडबैक दे सकता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और फिर उससे FSH का प्रोडक्शन रुकवा सकता है। और अगर तुम्हारा एंड्रोजन बढ़ गया तो एंड्रोजन एंटीरियर पिट्यूटरी को भी नेगेटिव फीडबैक दे सकता है कि LH को कम करो, और एंटीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट हाइपोथैलेमस को भी, वो एंटीरियर पिट्यूटरी बोल रहा हूँ, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन की बात करूँ अगर, तो वो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक देके GnRH का ही सेक्रीशन रुकवा सकता है। वेल रेगुलेटेड स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हार्मोनल फीडबैक एग्जिस्ट करता है। नेगेटिव फीडबैक, कोई भी हार्मोन अगर बढ़ रहा है अमाउंट में तो वो नेगेटिव फीडबैक देता है किसी पर्टिकुलर ग्लैंड को, मतलब कि वो उसे कहना चाहता है कि अब रुक जाओ भाई, बहुत हो गया, ठीक है, मत करो सेक्रेट। तो एंड्रोजन तुम्हारे हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी दोनों को नेगेटिव फीडबैक दे सकता है, इनिबिन एंटीरियर पिट्यूटरी को दे सकता है, और FSH रुकवा सकता है। बात समझ में आ रही है? बोलो बोलो। बस, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर 6, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म के 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। आओ एक सेकेंड मैं रफ कर देता हूँ पहले। अब देखो, एक्रोसोम होता है यहाँ पे इसके हेड में, ये है इसका हेड। हेड में तुम्हारा हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिल जाएगा, ठीक है, और न्यूक्लियस के आगे एक्रोसोम होता है एक स्ट्रक्चर जो कि गोल्गी बॉडी से ड्राइव होता है। कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एंजाइम से फिल्ड होता है। उन एंजाइम को बोलते हैं स्पर्म लाइसेंस, जो कि हेल्प करते हैं ओवम की वॉल को ब्रेक करने में और फर्दर फर्टिलाइजेशन में। ये नेक है तुम्हारी, नेक में होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल एक्सियल फिलामेंट फॉर्म करेगा। मिडिल पीस में तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये 25 से 30 होते हैं, स्पाइरली अरेंज होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म के मूवमेंट के लिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि एंटायर स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है सिवाय टेल एंड के। ये एक्सियल फिलामेंट है जो कि टेल को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये टेल है तुम्हारी जो कि विप्लेश मूवमेंट करवाती है स्पर्म का, मतलब कि फास्ट मूवमेंट, ठीक है। नोट करने वाली बात क्या है, एक एजैकुलेशन में जो सीमेन रिलीज़ होता है वो 2.5 से 5 ml तक का रिलीज़ होता है, ठीक है, नॉर्मली एक हेल्दी इंडिविजुअल में। और उस 2.5 से 5 ml सीमेन में तुम्हारे 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स आ जाते हैं। नॉर्मल फर्टिलिटी की बात करें तो एटलीस्ट 60% की नॉर्मल शेप एंड साइज़ होनी चाहिए, और एटलीस्ट 40% की विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। तो 60% की नॉर्मल शेप एंड साइज और 40% की विग्रस मोटिलिटी होनी ही चाहिए, फर्स्ट कंडीशन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में तुम्हारा ओवरी आ जाएगा, एसेसरी डक्ट में तुम्हारा फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना आ जाएगा। ग्लैंड्स की बात करें तो NCERT में नहीं है, बट फिर भी आगे मैं बता दूंगा, बार्थोलिन ग्लैंड है ना, मैं अभी रुक जाओ बता दूंगा आगे। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जैसे जो वल्वा हो जाती है, और वल्वा में कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमेनस है, अभी आगे देखेंगे। अलॉन्ग विद दिस 1 पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सपोर्ट करती है, ओव्यूलेशन को सपोर्ट करती है, फर्टिलाइजेशन को सपोर्ट करती है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है, चाइल्ड बर्थ को सपोर्ट करती है मेमरी ग्लैंड, है ना। कौन, मेमरी ग्लैंड, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, ठीक है। चले आगे, आओ ये देखो, तो ये है तुम्हारा यूट्रस, ये वॉल ऑफ यूट्रस, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, 3 वॉल होती है, 3 लेयर होती है, सॉरी। पेरीमेट्रियम आउटर लेयर होती है
मायोमेट्रियम मिडल लेयर होती है और एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर होती है। यह है इस्थमस फैलोपियन ट्यूब है तुम्हारा, फैलोपियन ट्यूब बोलो या ओविडक्ट बोलो, इसके 3 पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस। ठीक है, ये है तुम्हारी ओवरी, और जितनी अंदर जगह होती है यूट्रस के उसे बोलते हैं यूट्राइन कैविटी। ठीक है, और ये है सर्विक्स, सर्विक्स फॉर्म कर देगी ये सर्वाइकल कैनाल, देन सर्वाइकल कैनाल के बाद आ जाएगा तुम्हारा वेजाइना। सर्विक्स को हम लास्ट नैरो पार्ट ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूट्रस का लास्ट और सबसे पतला पार्ट सर्विक्स। बोलो हाँ कि ना। चलें आगे, चलें आगे। इन्फेंटिबुलम होती है तुम्हारे ओवरी के पास, यूट्रस के पास इस्थमस। चलो ये तो आगे लिखा है। ओवरीज, तो ओवरीज होती हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक पेयर होती हैं, 2 होती हैं, लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर। ओवरीज अटैच होती हैं पेल्विक या फिर पेल्विक और यूट्राइन वॉल दोनों से लिगामेंट्स की हेल्प की मदद से। पूरी स्पेस जो होती है ओवरी के अंदर उसे स्टोमा बोलते हैं, और उस स्टोमा के भी 2 पार्ट होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। जो तुम्हारा आउटर कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है, आउटर कॉर्टेक्स वाला जो रीजन होता है वहाँ पे फॉलिकल्स होते हैं। इनर मेड्यूला वाला जो रीजन होता है वहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं। ये देखो फॉलिकल्स हैं जो कि डेवलप कर रहे हैं एग में। ये तुम्हारी जर्मिनाल एपिथेलियम है। फिर अंदर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे भी देखो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, टेस्टिस में भी होती है। यह ओवेरियन लिगामेंट जो कि ओवरी को यूट्रस से ज्वाइन करके रखा है, यूट्राइन वॉल से लिगामेंट लिगामेंट, और ओवरी को जो पेल्विक वॉल से ज्वाइन करके रखते हैं उसका नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट ज्वाइन करके रखे हैं पेल्विक वॉल से, और यूट्राइन लिगामेंट यूट्रस वाली वॉल से, यूट्रस से। ठीक है, चलें आगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो वैसे स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। एसएसआई डक्ट्स के बारे में अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो एसएसआई डक्ट्स में तुम्हें बताई थी फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम ओविडक्ट भी बोलते हैं प्यार से। यहाँ पे सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम आपको मिल जाएगी। इसकी लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें जो पार्ट्स होते हैं इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस। ये है इस्थमस जो तुम्हें दिख रहा है, एम्प्यूला, इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम ओवरी के पास होता है। इन्फंडिबुलम फनल लाइक होता है, ओवरी के पास होता है। सिग्नल लाइक प्रोजेक्शन इससे निकलती हैं, जैसे फिमरी बोलते हैं, जो कि ओवा को कलेक्ट करती हैं। एम्प्यूला एक चौड़ा पार्ट होता है, वाइडर पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। इस्थमस लास्ट पार्ट होता है, नैरो पार्ट होता है, जो कि यूट्रस के क्लोज होता है। ठीक है, बात क्लियर है, बात क्लियर है। चलें आगे। अब बात करते हैं दूसरी एसएसआई डक्ट की, यूट्रस। यूट्रस को हम हिस्ट्रा भी बोलते हैं या फिर वूम भी बोल सकते हो। ये इन्वर्टेड पियर शेप की होती है। कौन से? इन्वर्टेड पियर शेप की। इसके 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी, सर्विक्स। ठीक है, इन्वर्टेड पियर उल्टे पियर जानते हो, पियर नाशपाती, तो उल्टे पेयर की शेप की होती है। 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी, सर्विक्स। फंडस ये ऊपर वाला पार्ट, बॉडी ये बीच वाला मिडिल वाला पार्ट, और सर्विक्स ये लास्ट वाला पार्ट। तो ये है अंदर यूट्राइन कैविटी, ये ऊपर फंडस है सबसे टॉप पे। तो ये टॉप डोम शेप्ड होता है, जहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है उसे फंडस वाले पार्ट में ही होती है इम्प्लांटेशन, स्पेसिफिकली एंडोमेट्रियम। मतलब कि इम्प्लांटेशन बोलें तो स्पेसिफिकली एंडोमेट्रियम। ठीक है, बात क्लियर है। अब बॉडी है ये मिडिल वाली, सर्विक्स लास्ट पार्ट, नैरो पार्ट है यूट्रस का जो सर्वाइकल कैनल फॉर्म कर रहा है। चलिए आगे। अब वॉल्स ऑफ यूट्रस के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला पेरीमेट्रियम, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है और थिन होती है, पेरीमेट्रियम पतली होती है। बीच वाली जो लेयर होती है मायोमेट्रियम, वो मोटी होती है, थिक होती है। मिडिल लेयर होती है स्मूथ मसल्स हैं जिसके पास। क्यों है स्मूथ मसल? क्योंकि इसे कॉन्ट्रैक्ट करना है जब इस पर ऑक्सीटोसिन आएगा, जो कि चाइल्ड बर्थ में हेल्प करेगा। थर्ड एंडोमेट्रियम,
ये सबसे इनर मोस्ट होती है और ये ग्लैंडुलर होती है। और ग्लैंडुलर होना इसका भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज अंडर गोज मैक्सिमम चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे ज़्यादा चेंजेस किस में आते हैं? तो एंडोमेट्रियम वही लेयर है तुम्हारी, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन होती है, तो सबसे ज़्यादा चेंजेस इसमें ही होते हैं। एवरी मंथ ये प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो जाती है कि अच्छा अब प्रेगनेंसी होगी, मैं तैयार हो जाती हूँ, अपने आप को थिक कर लेती है ईस्ट्रोजन की इन्फ्लुएंस में। लेकिन अगर प्रेगनेंसी होती नहीं है ना, अब हर मंथ थोड़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए तो प्रेगनेंसी होती नहीं, तो ये ब्रेक कर जाती है और फिर मेंस्ट्रुअल ब्लड की फॉर्म में ही ब्रेक कर जाती है। हाईली वास्कुलर होती है। ये है पेरीमेट्रियम, ये है मायोमेट्रियम, ये है एंडोमेट्रियम, ठीक है। और हाँ, पेरीमेट्रियम के पास मतलब तुम्हारे जो एपिथेलियम भी होता है और कनेक्टिव टिश्यू, उसे साथ में मिलके पेरीमेट्रियम फॉर्म करते हैं, ठीक है। ठीक है, चले आगे। एंडोमेट्रियम की 2 लेयर होती हैं, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन सुन लो एक बार। एंडोमेट्रियम की 2 लेयर होती हैं, स्ट्रेटम बेसिलिस और स्ट्रेटम फंक्शनलिस। स्ट्रेटम बेसिलिस और स्ट्रेटम फंक्शनलिस, स्ट्रेटम बेसिलिस और स्ट्रेटम फंक्शनलिस। तो स्ट्रेटम फंक्शनलिस ही वो लेयर है जो कि पीरियड्स के दौरान ब्रेक होती रहती है बार बार, ठीक है। स्ट्रेटम फंक्शनलिस ब्रेक होती है, ठीक है, ना कि बेसिलिस। वेजाइना के बारे में देखते हैं अब। ये वाली एसएसआई डक्ट लास्ट अपनी वेजाइना, ये कॉपुलेटरी कैनाल होती है। ये सर्वाइकल कैनाल के साथ में मिलके बर्थ कैनाल फॉर्म कर लेती है जहाँ से चाइल्ड बर्थ होती है। हमारी एसएसआई डक्ट कंप्लीट हो गई है। अब स्टार्ट करते हैं एसआई ग्लैंड्स। बस नाम सुन लो, एनसीईआरटी में है तो नहीं, लेकिन देखो अब नाम सुनो। बार्थोलिन ग्लैंड और दूसरा स्कीन्स ग्लैंड। स्कीन्स ग्लैंड का दूसरा नाम पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। बस ऐसे ही ग्लैंड में तुम्हें नाम ही जानना था, सुन लिया नाम, ठीक है। चौथा स्टार्ट करते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसे वल्वा भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है सर? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमन। आओ देखते हैं आगे। अब देखो, ये होता है कुछ बाहर से जो दिखता है, तो ये तुम्हारी मॉन्स प्यूबिस, क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, एनस, हाइमन, वेजाइना। चलो इसे नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिटेल में बताया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर। चलिए, तो ये आपका फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। चलो, मॉन्स प्यूबिस, ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये वाला। क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड विद स्किन एंड प्यूबिक हेयर। यहाँ पे फैटी टिश्यू के क्वेश्चंस होते हैं जो कि स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर्ड हैं। ये है लेबिया मेजोरा, ये जो तुम्हें बाहर की ये वाली जो लेयर दिख रही है, ये है लेबिया मेजोरा। पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है, पेयर्ड होता है जो कि एक्सटेंड करता है मॉन्स प्यूबिस से प्यूबिक हेयर, और जो कि एक्सटेंड करता है मॉन्स प्यूबिस से, और प्यूबिक हेयर यहाँ पे भी होते हैं, और ये सराउंड करता है वेजाइनल ओरिफाइस को, मतलब वेजाइनल ओपनिंग को ये सराउंड करता है ना, एंक्लोज करता है, मतलब उसे घेरता है बेसिकली। इसके अंदर और जाओ तो ये मिल जाएगी तुम्हें लेबिया माइनोरा, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर मेजोरा, नो प्यूबिक हेयर। अब ये मेजोरा के अंदर वाला टिश्यू है, ये भी पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू है, मेजोरा भी पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू था, और लेकिन यहाँ पे प्यूबिक हेयर नहीं होते, मेजोरा में प्यूबिक हेयर होते हैं। अब मैं बात करता हूँ हाइमन की। ये है हाइमन, ये, ठीक है। मेम्ब्रेन दैट पार्शियली कवर्स वेजाइनल ओरिफाइस। ये वेजाइना की जो ओपनिंग होती है वेजाइना की, उसे कंप्लीटली कवर नहीं करता, पार्शियली कवर करके रखता है, ठीक है। इट मे और मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये हो भी सकता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट और नहीं भी क्योंकि ये टूट भी जाता है आसानी से। ये तुम्हारी क्लाइटोरिस है, टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि 2 लेबिया माइनोरा के जंक्शन जहाँ पे वो दोनों मिल रही हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जस्ट अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ,
ये सबसे ऊपर आती है तुम्हें क्लाइटोरिस, यहाँ पे है यूरेथ्रल ओपनिंग। देखो दो ओपनिंग है, ऊपर है क्लाइटोरिस, नीचे है यूरेथ्रल ओपनिंग, और यहाँ पे है वेजाइना, ठीक है, और यहाँ पे इसका ये हाइमन है। तो देखो सबसे ऊपर क्लाइटोरिस, ये यूरेथ्रल ओपनिंग और ये वेजाइना। देखो क्लाइटोरिस, यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइना, तो इसे याद रखना है, ठीक है। चलें आगे। चलो, हाइमन मे बी टॉर्न और ब्रोकन ड्यू टू द फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स बट मे ऑल। देखो हाइमन तुम्हारी फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स में टूट सकती है, टूट सकती भी है और नहीं भी टूट सकती है, लेकिन क्या सर चांस वहीं पे टूटने के? नहीं। देखो सडन जोल्ट, एकदम से जैसे तुम साइकिल से गिर गए, एकदम से कोई झटका लगा है ना, या फिर तुम गिर गई है ना, जैसे कोई फीमेल गिर गई एकदम से जैसे, तो या फिर कोई इंटेंस एक्सरसाइज चल रही है, साइकिलिंग चल रही है या तो, और या फिर हॉर्स राइडिंग, तो इन सब कारणों की वजह से भी जो हाइमन है वो टूट सकती है, वो ब्रोक कर सकती है, ठीक है। और अगर जो मेंस्ट्रुअल कप के इंसर्शन होते हैं वो अगर कोई फीमेल यूज़ करती है या कोई फीमेल टैम्पॉन्स का यूज़ करती है पीरियड्स के दौरान, तो तब भी हाइमन ब्रोक हो सकती है। देखो हाइमन के टूटने के कितने सारे रीजंस आ गए। हाँ एक चीज़ सुन लो कि जो क्लाइटोरिस है और जो पीनस है, मेल्स में पीनस और फीमेल्स में जो क्लाइटोरिस है वो होमोलोगस स्ट्रक्चर है। मतलब सर, मतलब होमोलोगस स्ट्रक्चर मतलब उनका जो ओरिजिन है वो सेम है, दोनों इरेक्टाइल टिश्यू हैं, लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट है ऑब्वियसली। ये है रियल, देख लो इसकी, वही सारी चीज़ें बताएं, मॉन्स प्यूबिस, ये देख रहे हो, ये क्लाइटोरिस, ये लेबिया माइनोरा के जंक्शन, ध्यान से सुनना, लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे मिल रही है, तब तुम्हारी क्लाइटोरिस बन रही है। देखो उसी ऑर्डर में है, क्लाइटोरिस, यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग, और यहाँ पे आपका इधर कुछ होगा हाइमन, ठीक है। ये देखो, ये है टैम्पॉन्स, ये है मेंस्ट्रुअल कप, और ये तुम्हारा सैनिटरी पैड, ठीक है। इन दोनों की वजह से भी जो हाइमन है वो टूट सकती है। ये एनसीईआरटी का पिक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आई थिंक पिछले लेक्चर में। एक और बार कर देता हूँ भाई, देख लो, ये एनस है, ये वाली जो ये है ये वेजाइना है, ये सर्विक्स है, ये रेक्टम है जो पीछे वाला हिस्सा तुम देख रहे हो, तो ये एनस है, ये वेजाइनल ओरिफाइस है ओपनिंग। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये वेजाइना है तो ये वेजाइनल ओपनिंग ही होगी। लेबिया मेजोरा है ये जो तुम बाहर वाली देख पा रहे हो, ये वाली ले रही है लेबिया मेजोरा, ये लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, यूरेथ्रा, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जो वाइट कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है यूरिनरी ब्लैडर, और ये है यूट्रस। मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स होना फीमेल मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। फंक्शनल ये एक पेयर होती हैं, ये मॉडिफाइड स्वेट या सुडोरिफ ग्लैंड भी बोल सकते हो, जिन्हें मॉडिफाई कर दिया हो, ये मिलती हैं पेक्टोरालिस मेजर मसल्स के ऊपर। मेमोरी ग्लैंड में देखो क्या क्या होता है मेमोरी ग्लैंड के अंदर, तो वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है, मतलब कि अलग अलग फीमेल्स में अलग अलग अमाउंट ऑफ फैट हो सकता है। क्या बात क्लियर है? यस सर। और ग्लैंडुलर टिश्यू होता है जो कि मेमोरी लोब्स में होता है। मेमोरी ग्लैंड ग्रो, देखो मेमोरी ग्लैंड फीमेल की लाइफ में दो टाइप पे ग्रो करती है। पहला प्यूबर्टी जो कि ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस पे ग्रो करती है, और दूसरा प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे यहाँ पे प्रोलैक्टिन रिलीज़ होता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होता है, तो वहाँ पे ये ग्रो करती है। क्या बात इतनी क्लियर है सारी चीज़ें? चलें आगे। अब ये देख लो, ये स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, याद रखने से। अब ये देखो, ये सेक्शनल व्यू, मतलब मैंने ऐसे काटा है, एकदम साइड से कट कर दिया है, ठीक है, साइड से लेटरली कट किया है, तब ये व्यू मिल जाए तुम्हें, ठीक है। ये हो गई कट एंड ऑफ रिब्स, ये ठीक है।
और ये हो गए पेक्टोरालिस मेजर मसल, जो कि मैंने बताया था जिसके ऊपर होती है मेमोरी ग्लैंड। इतनी बात क्लियर है। अब आओ पहले यहाँ पे समझ लो, फिर वो बताता हूँ। ये तुम्हारा लोब है एक, यस सर, ये मेरा एक लोब है। इसके अंदर एल्व्यूलाई होते हैं। ये एल्व्यूलाई से आगे तुम्हारा मिल्क जाता है यहाँ पे, ये जो देख रहे हो मेमोरी टिब्यूल में। मेमोरी टिब्यूल से जाता है मेमोरी डक्ट में, और मेमोरी डक्ट सब एक साथ मिलके मेमोरी एम्पुला में चली जाती हैं। अब ये मेमोरी एम्पुला आगे कहाँ जाती है सर? तो मेमोरी एम्पुला आगे जाके तुम्हारी जो हाँ ठीक है, मेमोरी एम्पुला सिंपल आगे जाके लेक्टिफेरस डक्ट में ओपन होती है और लेक्टिफेरस डक्ट निपल में। ठीक है, ये देखो मेमोरी लूप्स, और यहाँ पे इसके साइड में यही फैट तो है जो मैंने भी बताया था, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट मिलेगा। तो मेमोरी लूप्स हैं ये, मेमोरी एल्व्यूलाई, देन मेमोरी टिब्यूल, मेमोरी एम्पुला, मेमोरी डक्ट, निपल। ये निपल के साइड में, मतलब निपल के अराउंड जो एरिया होता है उसे एरियोला बोलते हैं। ठीक है, ये है लेक्टिफेरस डक्ट। चलें आगे। ग्लैंडुलर टिश्यू, ईच मेमोरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू, जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो डिवाइड होता है 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, 15 से 20। एक ब्रेस्ट की बात हो रही है, एक ब्रेस्ट की बात हो रही है। ईच लोब हैज़ क्लस्टर्स ऑफ मिल्क फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज मेमोरी एल्व्यूलाई। हर लोब में क्लस्टर ऑफ मिल्क फॉर्मिंग स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें मेमोरी एल्व्यूलाई बोलते हैं, जो कि मिल्क को स्टोर करते हैं। यहाँ से मिल्क आगे जाता है मेमोरी टिब्यूल में, मेमोरी टिब्यूल से ज्वाइन होता है मेमोरी डक्ट्स में, मेमोरी डक्ट्स एक फिर मिल के बना लेती है मेमोरी एम्पुला, देन मेमोरी एम्पुला से लेक्टिफेरस डक्ट जो कि ओपन होता है निपल में, जहाँ से जो मिल्क है वो बेबी के थ्रू सक्ड आउट कर लिया जाता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। मेमोरी एल्व्यूलाई, थोड़ा सा और मेमोरी एल्व्यूलाई के बारे में डीप में आओ जानते हैं। ये तुम्हारा एक एल्व्यूलाई है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, ये एक एल्व्यूलाई का स्ट्रक्चर है। ये जो सेल्स तुम देख रहे हो, ये है एपिथेलियल सेल्स ऑफ एल्व्यूलाई। इसके ऊपर ये वाली जो सेल्स देख रहे हो, ये है मायो एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, ये वाली, इसके अंदर मिल्क है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, यहाँ पे मायो एपिथेलियल सेल्स पे और एपिथेलियल सेल्स पे अलग अलग रिसेप्टर होते हैं। जो तुम्हारी एपिथेलियल सेल पे रिसेप्टर होते हैं वो प्रोलैक्टिन के रिसेप्टर होते हैं, मतलब कि मिल्क फॉर्मिंग वाले। और जो मायो एपिथेलियल सेल पे रिसेप्टर होते हैं वो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर होते हैं, मिल्क इजेक्टिंग वाले। बताओ बात समझ आई कि नहीं? बाइंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट मायो एपिथेलियल सेल फॉर मिल्क इजेक्शन। बोलो। चलो अब थोड़ा सा हार्मोनल कंट्रोल देख लेते हैं कि आखिर होता क्या क्या है। लैक्टेशन, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ मिल्क बाय एंड ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बाद होती है ऑब्वियसली लैक्टेशन। हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है सर? देखो बात सुनना ध्यान से, ये तुम्हारा हाइपोथैलेमस है। नॉर्मल टाइम पे, मतलब कि जब फीमेल को प्रेगनेंसी नहीं है तो उसके बॉडी में डोमिनेंट होता है PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। व्हेन PIH इज डोमिनेंट इट स्टॉप्स द सेक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। वो रोक रहा होता है PRL के सेक्रीशन को, PIH। ठीक है, नॉर्मल टाइम पे। लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे PIH नहीं, PRS डोमिनेंट हो जाता है, मतलब कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन डोमिनेंट हो जाता है, जो कि फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन सेक्रेट करवाता है। ठीक है, व्हेन प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन इज डोमिनेंट इट प्रमोट्स द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन के दो फंक्शन होते हैं, मेमोट्रॉफिक और लैक्टोजेनिक। जो मेमोट्रॉफिक होता है एनेबल्स ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को? प्रेगनेंसी के टाइम पे यही होता है मेमोट्रॉफिक वाला इफेक्ट प्रोलैक्टिन का, जो कि मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ करवाता है पीआरएल का, ठीक है। अब पीआरएल का जो लैक्टोजेनिक वाला इफेक्ट है ये मिल्क सिंथेसिस में हेल्प करता है, लेकिन आगे क्या ये बात लिखी है? चलो आगे लिखी होगी, लेकिन एक जगह बात, ये इनहिबिट करता है बेसिकली लैक्टोजेनिक रेस्पॉन्स को, जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो इनहिबिट करता है प्रेगनेंसी के टाइम पे इसलिए जो प्रोलैक्टिन होता है उसका मेमोट्रॉफिक वाला इफेक्ट ही शो हो पाता है। तो देखो मैंने तुम्हें बता दिया पहले से, वैसे आएगा आगे। एरियोला क्या होता है? तो पिगमेंटेड पार्ट होता है निपल्स के अराउंड। पीआरएच प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, पीआईएच प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, पीआरएल प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन होता है हाइपोथैलेमस का, जो कि स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। मिल्क इजेक्ट कैसे होता है? जब बेबी सक करता है निपल्स को तो न्यूरॉन कैरी करती है इन्फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस तक, हाइपोथैलेमस सिग्नल करता है पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है प्रोलैक्टिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है ऑक्सीटोसिन, पीआरएल एक्ट करता है एल्वियोलाई पे और मिल्क सिंथेसिस होती है। और जो ऑक्सीटोसिन है वो एक्ट करता है एल्वियोलाई के मायोएपिथेलियल सेल पे और मिल्क इजेक्ट करवाता है। ठीक है बात? मिल्क की कॉम्पोजिशन क्या है सर? आओ मिल्क की कॉम्पोजिशन देख लो। कोलेस्ट्रम होता है उस मिल्क का नाम, ये स्लाइटली येलोइश होता है, और ये इनिशियल फ्यू डेज ऑफ मिल्क होता है। जैसे कि जब बेबी, मतलब वो बेबी बोल रहा हूँ, जब वो फीमेल ने स्टार्ट ही करा होता है ब्रेस्ट फीड करना, तो ये इनिशियल फ्यू डेज़ का मिल्क होता है, कोलेस्ट्रम उसे बोलते हैं, जो कि एंटीबॉडी में रिच होता है। कौन सी एंटीबॉडी सर? तो IgA इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडी, और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी डेवलपमेंट इन न्यूली बॉर्न, उस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़, उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है इससे। तो ओवरऑल मिल्क के पास क्या है? वाटर होता है, मिल्क प्रोटीन होता है केसीन प्रोटीन, और मिल्क शुगर होती है लैक्टोज शुगर, और वाइटामिन्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और इसमें जो आयरन कंटेंट होता है वो कम होता है, इसे याद रख लेना, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। आयरन कंटेंट पुअर होता है। ये एनसीईआरटी का पिक्चर है। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लैक्टोजेनिक इफेक्ट ऑफ पीआरएल इज लिमिटेड बाय प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बट आफ्टर डिलीवरी व्हेन नो प्रोजेस्टेरोन पीआरएल शोज लैक्टोजेनिक इफेक्ट। बिल्कुल, प्रेगनेंसी के बाद प्रोजेस्टेरोन नहीं है ना, तो इसीलिए पीआरएल अपना लैक्टोजेनिक इफेक्ट वाला भी अपना लैक्टोजेनिक इफेक्ट शो करने लगता है। oogenesis, ये गैमेटोजेनेसिस होती है फीमेल्स में, जो कि ओवा की फॉर्मेशन वाली प्रोसेस होती है, और स्टार्ट होती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, स्टॉप होती है मीनोपॉज में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर, oogenesis। oogenesis, डेवलपिंग फॉलिकल्स। देखो उससे पहले समझो जैसे एक मैंगो होता है ना, कोई फ्रूट होता है, उसके अंदर उसकी गुठली होती है, उसका सीड होता है। तो मान लो कि आउटर वाला जो पार्ट है वो फॉलिकल हो गया, और जो अंदर वाला पार्ट है वो oocyte हो गई, जो सीड है। बस ऐसे ही तुम्हें समझना है। डेवलपिंग फॉलिकल्स 1 डिग्री, मतलब कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है। तो इनके अंदर oocyte होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और ओवम, ये ऐसे oocyte होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं, जो कि एस्ट्रोजन को सेक्रेट करती हैं, ठीक है। FSH इन्हें डेवलप कराता है फिर प्राइमरी फॉलिकल को, और इसके अंदर प्राइमरी oocyte है। देन ये कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी फॉलिकल में, एक नई लेयर आ गई जिसे हमने बोल दिया थीका। तो इसमें मोर नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, इसमें ज़्यादा ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं,
और इसके अंदर भी प्राइमरी oocyte ही होता है। अब FSH ने इसके ऊपर एक्ट करा और बना दिया टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में क्या अंतर है, तो इसमें थीका डिवाइड कर गए, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में। इसके अंदर एक एंट्रम भी आ गया जो हो गया फ्लूइड फिल्ड कैविटी फर्स्ट टाइम। प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte मतलब कि दोनों स्टेजेस में पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte, क्योंकि प्राइमरी से सेकेंडरी oocyte यही टर्शरी फॉलिकल में ही जाती है वो, ठीक है। बात क्लियर है, बात क्लियर है। FSH फिर से पैक करेगा और ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा ये, जिसे हम कहते हैं मैच्योर फॉलिकल। इसमें थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, इसमें एंट्रम फुली डेवलप हो जाता है। जोना पेलोसिडा एक नई लेयर आ जाती है जो कि सेकेंडरी oocyte ने खुद अपने अराउंड सेक्रेट करी होती है। ये सेकेंडरी oocyte नॉन सेलुलर होती है। जोना पेलोसिडा ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte सेक्रेट करता है अपने अराउंड। अब इस ग्राफियन फॉलिकल पे LH ने डेवलपमेंट कराई और LH जब स्पेक्ट करता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, जो कि एक येलोइश बॉडी होती है। LH एक्ट ऑफ ग्राफियन, LH एक्ट ऑन ग्राफियन एंड ब्रेक्स इट टू रिलीज oocyte एंड रेमनेंट्स ऑफ इट फॉर्म्स दिस। उसके जो बचे कुछ टुकड़े होते हैं फिर ग्राफियन फॉलिकल के, वो कॉर्पस ल्यूटियम बना लेते हैं और कॉर्पस ल्यूटियम से आगे जाके कॉर्पस अल्बाइकस बन जाता है, जो कि वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो फीटल लाइफ से अब समझते हैं oogenesis आओ। फीटल लाइफ से बर्थ तक का टाइम, अ कपल ऑफ मिलियन oogonia मतलब 2 मिलियन हर फीटल ओवरी में प्रेजेंट है और बर्थ के बाद एडिट नहीं होंगी, ठीक है। अ कपल ऑफ मिलियन oogonia लगभग 2 मिलियन वो प्रेजेंट है हर एक ओवरी में और बर्थ के बाद अब इससे ज़्यादा ऐड नहीं होती है। इनफैक्ट देखना वो डिक्रीज करेंगी। यह oogonia माइटोसिस करते करते इसने प्राइमरी oocyte बना ली 44+XX 44+XX। अब मियोसिस 1 इसमें स्टार्ट तो हो गई जब ये फीटल लाइफ थी, लेकिन प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गए। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गई तुम्हारी कौन, प्राइमरी oocyte। और अब भी किस में है, प्राइमरी फॉलिकल में ही है, प्राइमरी फॉलिकल में ही। अब बर्थ हुई, जब बर्थ हुई तो बर्थ से लेके उसकी प्यूबर्टी तक, बर्थ से लेके उसकी प्यूबर्टी तक जो चाइल्डहुड वाला टाइम है, तो अब भी ये मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में अरेस्ट है। लेकिन टिल प्यूबर्टी ओनली प्राइमरी फॉलिकल 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी, रेस्ट ऑल डाई कॉल्ड एज फॉलिकुलर एट्रेशिया। 2 मिलियन थे, 2 मिलियन एक ओवरी में। जैसे जैसे वो बर्थ से प्यूबर्टी तक जाती है तो 2 मिलियन से 20 लाख से 60,000 से 80,000 पे आ जाता है नंबर। सारी मर जाती हैं, सारी मर जाती हैं। इसे बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेशिया, ठीक है। अब प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक का जो टाइम है, अब प्यूबर्टी आई तो प्यूबर्टी पे GnRH बढ़ गया, GnRH बढ़ गया तो FSH LH बढ़ गया। अब मियोसिस 1 कंप्लीट होती है तुम्हारी प्यूबर्टी पे, पहली बार मियोसिस 1 हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई। अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा और उस प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte और पोलर फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। पर इक्वल डिवीजन नहीं होता है, ये अनइक्वल डिवीजन होता है। सेकेंडरी oocyte लार्ज होती, फर्स्ट पोलर बॉडी ये ह्यूमंस में देखो, ये ह्यूमंस में डिवाइड नहीं करती है, ठीक है, ह्यूमंस में डिवाइड नहीं करती है पोलर बॉडी जो होती है। अब प्राइमरी फॉलिकल से FSH ने एक्ट करा, सेकेंडरी बन गया, देन टर्शरी बन चुका है, ठीक है। प्यूबर्टी जब आ गई
प्राइमरी oocyte ने अपना जो मियोसिस वन है वो कंप्लीट करती है टर्शियरी फॉलिकल में। अब ग्राफियन फॉलिकल तुम्हारा बन चुका है। अब जब स्पर्म आ जाएगा तभी मियोसिस टू अपना कंप्लीट करेगी। इसने मियोसिस टू चालू तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे भी मियोसिस टू कंप्लीट नहीं हुआ और अब ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस टू में अरेस्ट हो गई है, मियोसिस टू के मेटाफेज टू में। अब जब स्पर्म आएगा तभी मियोसिस टू कंप्लीट होगी, तभी अनइक्वल डिवीजन होगा, तभी तुम्हारी सेकेंड पोलर बॉडी और वो लार्ज हैप्लॉइड ओवम बनेगा। बोलो बात समझ आई या नहीं? एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं? oogenesis पूरे चैप्टर की बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है, बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो ध्यान से सुनना इसे। और नीट 2025 में इसी टॉपिक से सवाल भी आया है, लो तो और इम्पोर्टेंट हो गया है ना। बात समझ आ गई यहाँ तक? चले आगे। मान लो स्पर्म आ गया तो ये सेकेंड पोलर बॉडी बन गई, ये ओवम बन गया और अब इसका जो अरेस्ट है वो रिलीज़ हो जाता है। मींस अब ये अरेस्ट नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है, मियोसिस टू कंप्लीट होने के बाद ही तुम्हारा ओवम फॉर्म होगा। बस कंप्लीट हो गई। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर। वाई अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन क्यों होता है? ताकि मैक्सिमम साइटोप्लाज्म रिटेन कर पाए ओवम के लिए। क्यों सर, स्पर्म के पास नहीं होता क्या? नहीं, स्पर्म के पास ज़्यादा साइटोप्लाज्म नहीं होता तो ज़ाइगोट के पास साइटोप्लाज्म हो फ्यूचर में, इसीलिए ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और सेकेंडरी oocyte जो अरेस्टेड था मियोसिस टू मेटाफेज टू में वो रिलीज़ हो जाता है। मियोसिस टू ऑफ सेकेंडरी oocyte कंप्लीट्स अपॉन कॉन्टैक्ट विद स्पर्म बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। मियोसिस टू जब कंप्लीट होता है सेकेंडरी oocyte का, जब वो स्पर्म के साथ कॉन्टैक्ट में आता है फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने से पहले। ठीक है, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन से पहले अपना वो कॉन्टैक्ट कंप्लीट कर लेता है स्पर्म के साथ, तभी तो भाई वो ओवम बनेगा। देखो स्पर्म आया, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस टू कंप्लीट हुई, तब ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बन गई। मियोसिस वन फीमेल में स्टार्ट होती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में प्राइमरी oocyte। मियोसिस वन कब स्टार्ट हुई फीमेल में? एम्ब्रियोनिक लाइफ में प्राइमरी oocyte में। मियोसिस वन अरेस्टेड इन प्रोफेज वन इन एम्ब्रियोनिक लाइफ इन प्राइमरी oocyte। मियोसिस वन अरेस्ट रिलीज़ कब हुआ था? जब वो प्यूबर्टी हुई थी। मियोसिस टू स्टार्ट हो गई थी सेकेंडरी oocyte में और अरेस्ट हो गई थी फिर मियोसिस टू और मेटाफेज टू में। मियोसिस वन स्टार्ट हुई प्राइमरी oocyte में, मियोसिस टू सेकेंडरी oocyte में। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो जाती है, ओल्डर मैन में कंटिन्यू करती है। रिडक्शनल डिवीजन एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस इसमें होती है। डिफ्रेंसिएशन स्पर्मेटेड इनटू स्पर्म अकर्स आफ्टर मियोसिस। मियोसिस के बाद यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन होता है, ऑब्वियस सी बात है ना। प्राइमरी oocyte प्राइमरी oocyte बोल रहा हूँ, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देता है, 4 स्पर्मेटिड और 4 स्पर्म। इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, बिल्कुल सही बात है भाई, इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। लेकिन oogenesis में एम्ब्रियोनिक लाइफ में चालू हो जाती है, मेनोपॉज पे स्टॉप होती है। रिडक्शनल डिवीजन डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, अरेस्ट रिलीज, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता। एक प्राइमरी oocyte एक ही सेकेंडरी oocyte देगी और फिर एक सेकेंडरी oocyte एक ओवम दे सकता है। अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जो कि प्राइमेट मैमल्स में चलती है। सब प्राइमेट मतलब ह्यूमन, एप्स, मंकी। एप्स में हमारे गोरिल्ला और चिंपैंजीज। ठीक है, गोरिल्ला चिंपैंजीज एप्स में हो गए और मंकी ह्यूमन। साइकिल ये यूजुअली होती है 28 to 29 डेज। और मेंस्ट्रुअल साइकिल ये कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो कंप्लीट साइकिल जो स्टार्ट होती है बिगनिंग ऑफ वन साइकिल टू द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट साइकिल था। ठीक है, नॉन प्राइमेट मैमल्स में सर क्या होता है, जैसे कि कैट हो गया, डॉग हो गया, तो उनमें साइकिल चलती है एक, ऐसे नहीं उनमें साइकिल नहीं चलती, उनमें चलती है जिसका नाम ईस्टस साइकिल, जिसे हीट पीरियड बोलते हैं, वो चलता है उनमें।
मेनार्च ये नीट 2025 में पूछा गया था, बहुत सिंपल है यार ये तो, कि स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि प्यूबर्टी में हो जाती है, प्यूबर्टी के टाइम पे उसे मेनार्च बोलते हैं। मेनोपॉज जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप कर जाती है 45 टू 50 ईयर्स की एज पे। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे चेंजेस दो प्लेस पे मेजरली होते हैं और कैटेगराइज हम उन्हें कर देते हैं, ओवेरियन इवेंट और यूट्राइन इवेंट। ओवेरियन इवेंट में तुम्हारा फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। कौन कौन से? फॉलिकुलर फेज हुआ, ओव्यूलेटरी फेज हुआ और लूटियल फेज हुआ। फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। यूट्राइन इवेंट में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सेक्रेटरी फेज। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच रिलीज करा, प्यूबर्टी के टाइम पे इंक्रीज हो गया, एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच, एलएच, एफएसएच ने करा फॉलिकल पे, ग्रैनुलोसा सेल्स पैक करा और ग्रैनुलोसा सेल्स ने ईस्ट्रोजन को सेक्रेट करा। एलएच ग्राफियन फॉलिकल पैक करती है, रप्चर करती है उसे और रिलीज़ करवाती है सेकेंडरी oocyte और कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। सेकेंडरी oocyte के रिलीज़ करवाने को ओव्यूलेशन बोलते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम का मेन रोल है प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन करना, लेकिन कुछ अमाउंट में वो ईस्ट्रोजन का सेक्रेशन भी करती है, जिससे कि दूसरी पीक बन जाती है ईस्ट्रोजन की। ईस्ट्रोजन जब ओव्यूलेशन के टाइम पे ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है तो वो पॉजिटिव फीडबैक देता है जीएनआरएच को, एफएसएच को, एलएच को, और अगर प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन जब साथ में मिल जाते हैं तो ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं जीएनआरएच को, एफएसएच को, एलएच को। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो ये कुछ होता है, देखो ये तुम्हारे पिट्यूटरी हार्मोन, एलएच, एफएसएच चल रहे हैं, ओवरी, ओवेरियन हार्मोन, यूट्राइन इवेंट्स। बात समझ गए? ओवेरियन इवेंट्स फॉलिकुलर, ओव्यूलेटरी, लूटियल, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, प्रोलिफरेटिव और सेक्रेटरी। ठीक है, बात क्लियर है? यस सर। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग लगभग शुरू के 5 दिनों में जितना होना था 3 से 5 दिन में हो गई। देन प्रोलिफरेटिव फेज चालू हुआ। प्रोलिफरेट मतलब एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन बनना चालू हो गई वो। ये ऊपर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फिर टर्शियरी। ईस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है, ये सेक्रेट कर रहे हैं। अब ग्राफियन फॉलिकल बन गया तो ईस्ट्रोजन की इसलिए यहाँ पे पीक आ गई। प्रोजेस्टेरोन का भी हाल कुछ ऐसा ही है, मतलब कुछ नहीं फ़र्क पड़ा है वहाँ तो। अब एलएच पैक करता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करता है, इसलिए यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन की पीक आ जाती है। बात समझ रहे हो? एफएसएच सर्च और एलएच सर्च आता है, एलएच सर्च थोड़ा सा ज़्यादा आता है। कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स बाय एंड ऑफ साइकिल व्हेन नो प्रेगनेंसी। कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाती है, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाएगी। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन की पीक देखो यहाँ पे 2 बार आई, क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम थोड़ा सा अमाउंट में ईस्ट्रोजन भी सेक्रेट करता ही है, तो पीक आ जाती है उसकी थोड़ी। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ की हमने मान के चली है, एनसीईआरटी ने भी क्योंकि मानी। मेंस्ट्रुएशन, यूट्राइन इवेंट्स वेयर एंडोमेट्रियम ब्रेक्स एंड मेंस्ट्रुअल ब्लड कम्स आउट। यूट्राइन इवेंट्स ये होते हैं जो कि जब एंडोमेट्रियम ब्रेक कर जाती है और मेंस्ट्रुअल ब्लड आता है। यूजुअली ये 3 से 5 दिन होता है, कोई फिक्स नंबर नहीं है। सर वॉल ब्रेक ही क्यों करती है? देखो कॉर्पस ल्यूटियम प्रीवियस साइकिल का नहीं है ना, मतलब कि प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन नहीं है, तो प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन मेंटेन करके रखते थे एंडोमेट्रियम को, अब वो एब्सेंट है तो वॉल ब्रेक कर जाएगी। देन सेकंड इज ऑफ प्रोलिफरेटिव और फॉलिकुलर फेज। प्रोलिफरेटिव इज योर यूट्राइन इवेंट में आता है प्रोलिफरेटिव, और फॉलिकुलर आपका ओवेरियन। 6 to 13 डेज़ की होती है, ये भी कोई फिक्स नंबर नहीं है इसका। 6 to 13 डेज, कोई प्रोजेस्टेरोन कोई ईस्ट्रोजन, इसका मतलब कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं कोई दे पाएगा एफएसएच और एलएच को। तो एफएसएच और एलएच स्लोली इंक्रीज करते जाएंगे, और एफएसएच फॉलिकल्स को ग्रो करवाता है, फॉलिकल ईस्ट्रोजन सेक्रेट करते हैं जो कि एंडोमेट्रियम बनाएगा और प्रोलिफरेट करवाएगा। बोलो हाँ कि ना? तो इससे एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन चालू हो जाता है। समझ गए कंसेप्ट? ओव्यूलेटरी फेज ये 40th डे पे हुआ, क्योंकि 28 डेज़ की साइकिल थी। तो ओव्यूलेशन अगर सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है,
ग्राफियन फॉलिकल जब ये हाईएस्ट ईस्ट्रोजन सेक्रेट करता है, इसलिए यहाँ पे ईस्ट्रोजन की पीक भी बनती है ना। ये देखो ओव्यूलेशन के टाइम पे ईस्ट्रोजन की पीक। बात क्लियर है? आगे चलें। चलो, ईस्ट्रोजन की पीक 14th डे पे आई तो इसने पॉजिटिव फीडबैक दिया LH और FSH को, इसलिए LH और FSH की भी पीक आ गई, उनका भी सर्ज हो गया। LH सर्ज जब हुआ तो उसने फिर ग्राफियन को रप्चर करा दिया, जिससे कि ओव्यूलेशन हो गई। देखो, ग्राफियन फॉलिकल बहुत ज़्यादा अमाउंट में ईस्ट्रोजन बना रहा था, फिर ईस्ट्रोजन ने और ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक दिया LH FSH को। अब LH ने करा दिया ग्राफियन का रप्चर, जो LH सर्ज आई, तो ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेटरी फेज चालू। देखो सेक्रेटरी फेज या जिसे बोलूँ मैं ल्यूटियल फेज, तो यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर गई और कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। प्रोजेस्टेरोन की पीक बड़ी आई, ईस्ट्रोजन की स्मॉल आई। प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन दोनों मेंटेन करके रखते हैं एंडोमेट्रियम को, एंडोमेट्रियम बनाते हैं, ग्लैंडुलर बनाते हैं एंडोमेट्रियम को, सेक्रेटरी बनाते हैं ताकि वो सपोर्ट कर सके प्रेगनेंसी को। सेक्रेटरी फेज में ये होता है। चले आगे। LH बनाता भी है और मेंटेन भी करके रखता है कॉर्पस ल्यूटियम को, ठीक है। मतलब बनाने का सेंस ये मत समझना, वैसे बनता तो वो कॉर्पस ल्यूटियम के उससे है, लेकिन बहुत सपोर्ट करता है कॉर्पस ल्यूटियम के बनने को LH। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन और ये दोनों साथ में मिलके दे देते हैं नेगेटिव फीडबैक, दोनों साथ में मिलके नेगेटिव फीडबैक देते हैं FSH, LH और GnRH को। तो कोई LH नहीं तो कोई कॉर्पस ल्यूटियम नहीं, तो एंडोमेट्रियम फिर ब्रेक कर जाती है और नई साइकिल वहाँ से चालू हो जाएगी। कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ फिक्स है कि वो 14 दिन की लाइफ होती है, ये फिक्स है। तो अगर तुम्हें कभी भी डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालना हो, क्योंकि भाई ओव्यूलेशन जिस दिन हुआ था तभी तो कॉर्पस ल्यूटियम बनी, तो 14 को माइनस कर देना। मान लो 28 दिन की साइकिल है तो 14 माइनस करोगे तो 14th डे पे ओव्यूलेशन हुई है। 30 डेज़ की किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 14 माइनस करो, 16 डे पे ओव्यूलेशन हुई है। 32 की है तो 40 माइनस करो, 18 डे पे ओव्यूलेशन हुई है। ऐसे तुम निकाल सकते हो। प्रेगनेंसी के दौरान सारी इवेंट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टॉप हो जाते हैं। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं है तो मे भी इंडिकेटिव हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो, लेकिन ही और भी रीजंस होते हैं, जैसे हेल्थ इशू हो गया, स्ट्रेस, हार्मोनल डिसबैलेंस, है ना। प्रोजेस्टेरोन की पीक एक बार आती है ओव्यूलेशन के बाद, ईस्ट्रोजन की पीक 2 बार आती है, एक फॉलिकल से पहले मतलब ग्राफियन फॉलिकल के टाइम पे, और मतलब कि बाय फॉलिकल लिखा है ओव्यूलेशन से पहले बेसिकली, ठीक है। और कौन करवाता है? फॉलिकल। और ओव्यूलेशन के बाद आती है कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर। फर्टिलाइजेशन, द एंटायर सीरीज ऑफ इवेंट दैट इवेंचुअली कॉजेज द फ्यूजन ऑफ ओवा एंड स्पर्म। पूरी सीरीज ऑफ इवेंट होती है जो कि इवेंचुअली ओवा और स्पर्म के फ्यूजन में आके हो जाती है। इंसेमिनेशन के टाइम पे 200 से 300 मिलियन स्पर्म डिपॉजिट हो जाता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। लेकिन अच्छा एक चीज़ सुनना, क्या सारे पॉपुलेशन से प्रेगनेंसी होती है? नहीं। जब ही प्रेगनेंसी होगी जब स्पर्म और सेकेंडरी oocyte या फिर ओवा अवेलेबल होंगे सेम टाइम पर, ठीक है। तो प्रेगनेंसी तब भी हो सकती है, माइट हैपन। स्टेप सुन लो। पहला है कैपेसिटेशन, मतलब कि प्रिपेयरिंग अ स्पर्म को बनाना, उसे प्रिपेयर करना कि वो केपेबल हो जाए कि वो फर्टिलाइज कर सके ओवम को, उसे बोलते हैं कैपेसिटेशन। ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही होती है कैपेसिटेशन। चेंजेस होते हैं जैसे कि कैल्शियम आयंस की एंट्री हो जाएगी स्पर्म में, विप्लैश मूवमेंट ऑफ टेल के लिए कैल्शियम आयंस की एंट्री विप्लैश मूवमेंट ऑफ टेल हो उसका, और ग्लाइकोप्रोटीन्स का रिमूवल हो जाता है उसके स्पर्म के हेड से, ठीक है, ताकि एक्रोसोमल रिएक्शन अच्छे से हो सके। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन्स लगे होते हैं इसके हेड पे या फिर कोलेस्ट्रॉल लगे होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं प्रोक्यूट। सेकेंड इज आउट ऑफ दिस ओनली 200 to 300 could reach vicinity close of the secondary oocyte।
अब 200 से 300 मिलियन में केवल 200 से 300 स्पर्म ही सेकेंडरी oocyte के पास जा पाते हैं, और स्पर्म के पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हेड पे, जो कि बाइंड कर जाते हैं ZP3 रिसेप्टर, जो कि ज़ोना पेरिसोडा पे होते हैं सेकेंडरी oocyte के, और रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। एक्रोसोमल रिएक्शन मतलब कि एक्रोसोमल एंजाइम मतलब कि स्पर्म लाइसेंस, ये पेनिट्रेट कर जाते हैं मेम्ब्रेन ऑफ oocyte की मेम्ब्रेन से पेनिट्रेट कर जाते हैं। अब आओ देखते हैं। देखो जहाँ तक केवल स्पर्म का हेड है, टेल तो पीछे छूट जाती है, ठीक है। एक्रोसोमल रिएक्शन, इसके अंदर है स्पर्म लाइसेंस। अब स्पर्म लाइसेंस में 3 एंजाइम है तुम्हारे, हाइलुरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और जोना लाइसेंस, ठीक है। तो हाइलुरोनिडेज पेनिट्रेट करेगा या ब्रेक करेगा तुम्हारा हाइलुरोनिक एसिड को, ठीक है। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम ये ब्रेक करेगा, डिजोल्व करेगा कोरोना रेडिएटर को, और जोना लाइसेंस ब्रेक करेगी जोना पेरिसोडा को। सिंपल हाइलुरोनिडेज ब्रेक करेगा हाइलुरोनिक एसिड को, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना रेडिएटर को, जोना लाइसेंस जोना पेरिसोडा को। इतना सिंपल है यार, इतना सिंपल है। बोलो इधर देखो, जैसे यहाँ पे मान लो ये तुम्हारा पूरा सेकेंडरी oocyte है, सबसे बाहर है इसके ये कुछ हाइलुरोनिक एसिड होता है, ठीक है। ये कोरोना रेडिएटा है, ये जोना पेरिसोडा येलो वाली लेयर। जोना पेरिसोडा के अंदर जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख जाएगी। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तुम्हें कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स भी दिख रहे होंगे, और यहाँ पे कुछ साइटोप्लाज्म है। और जोना पेरिसोडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे बोलते हैं पेरीवाइटलाइन स्पेस, ठीक है। ये रिसेप्टर जो तुम्हें दिख रहा है ये है ZP3 रिसेप्टर, ठीक है, जो कि जोना पेरिसोडा से कनेक्टेड है। चले आगे। कोरोना रेडिएटा कुछ नहीं होता भाई। कोरोना रेडिएटा एक अरेंजमेंट है केवल और केवल ग्रैन्युलोसा सेल्स की है। ये ग्रैन्युलोसा सेल ही हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है इन ग्रैन्युलोसा सेल्स के बीच में। सर पॉलीस्पर्मी क्यों नहीं हुई, मतलब कि काफ़ी स्पर्म एक साथ नहीं क्यों नहीं जुड़े? क्योंकि एक सिंगल स्पर्म ही पेनिट्रेट कर पाएगा एक सिंगल ओवम को, ठीक है। वो हम कैसे प्रिवेंट करते हैं, मतलब ये कैसे प्रिवेंट करते हैं कि एक सिंगल स्पर्म ही जो है पेनिट्रेट कर पाए? तो इसके देखो 2 मेथड होते हैं, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी और स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। वैसे NCERT में नहीं है बट ठीक है। फास्ट ब्लॉक तुम्हारा टेम्पररी मेथड होता है और स्लो ब्लॉक परमानेंट मेथड होता है, ठीक है। स्पर्म कॉन्टैक्ट्स oocytes मेम्ब्रेन स्टिमुलेशन। स्पर्म जो है वो oocyte मेम्ब्रेन पे कांटेक्ट करता है, मतलब कि उसे स्टिमुलेट कर देता है। तो इस कांटेक्ट की वजह से जो oocyte का रेस्टिंग पोटेंशियल होता है दैट इज़ -70 मिली वोल्ट, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिसे बोलते हैं। जब वो कांटेक्ट करता है तो स्पर्म जब कांटेक्ट करता है तो मेम्ब्रेन डिपोलराइज हो जाती है। मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? अंदर नेगेटिव होता है और बाहर पॉजिटिव, लेकिन मेम्ब्रेन के डिपोलराइज होने से अब वो +30 मिली वोल्ट में एक्साइट हो जाती है, और फिर रेयर चांस है कि कोई और स्पर्म इसे रिकॉग्नाइज कर पाए एक डिपोलराइज ओवम को। यहाँ से सोडियम वोल्टेज चैनल ओपन हो जाएंगे जब वो डिपोलराइज हुई, और सोडियम आयंस अंदर जाने लगेंगे। तो अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, पहले था अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, है ना। -70 मिली वोल्ट, अब है +30 मिली वोल्ट। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन, ठीक है। चलें आगे। स्लो ब्लॉक एक परमानेंट मेथड होता है, इसमें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का रिएक्शन होता है। यहाँ पे सोडियम आयन जब एंटर करते हैं इसे बोलते हैं फास्ट ब्लॉक। सिग्नल करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कि वो रिलीज करे कैल्शियम आयंस, ठीक है। बोलो। कैल्शियम आयन सिग्नल करते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल को एक्सोसाइटोसिस के लिए, और रिलीज करता है कॉर्टिकल एंजाइम और सब्सटेंसेस पेरीवाइटलाइन स्पेस में, और एंजाइम ब्रेक ऑल सारे ZP3 रिसेप्टर को ब्रेक कर देते हैं, और सारा का सारा कंटेंट कॉर्टिकल का फिल हो जाता है पेरीवाइटलाइन स्पेस में, ताकि कोई और स्पर्म उसके अंदर पेनिट्रेट कर ना पाए। अब ये ऐसी चीज़ है कि कोई स्पर्म गलती से भी इसके अंदर नहीं आ सकता, नहीं पेनिट्रेट कर सकता, चाहे उसके अंदर कोई से भी स्पर्म लाइसेंस हो, ठीक है। बात क्लियर है? बोलो। हाँ, और एक बात सुनना कि क्या स्लो ब्लॉक फास्ट ब्लॉक के बाद हुई है? यस, स्लो ब्लॉक फास्ट ब्लॉक के बाद हुई है, याद रखना इस चीज़ को।
ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक को सिग्नल दिया सोडियम आयन, और वहाँ से फिर कैल्शियम आयन रिलीज हुए। अभी कैल्शियम आयन कहते हैं कॉर्टिकल कैन्यूल से तुम बाहर निकल जाओ, कॉर्टिकल कैन्यूल्स है ना, उसका एक्सोसाइटोसिस करवाते हैं, फिर वो अपना जितना भी माल मसाला है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर, कॉर्टिकल एंजाइम और सब्सटेंसेस वो पेरीवाइटल स्पेस में डाल देते हैं और पूरे उसे टाइट कर देते हैं, ठीक है, ताकि कोई और इसमें पेनिट्रेट ना कर पाए। एज द स्पर्म कॉन्टैक्ट oocyte प्लाज्मा मेम्ब्रेन द सेकेंड oocyte फर्स्ट कंप्लीटस म्योर, वो अपनी पहली बार म्योसिस 2 कंप्लीट कर लेती है और एक लार्ज हैप्लॉइड ओवम और एक स्मॉल सेकेंड पोलर बॉडी बन जाती है, हैप्लॉइड। ये देख लो, नाउ वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो होता है स्पर्म का वो फ्यूज कर जाता है न्यूक्लियस ऑफ ओवम टू फॉर्म जाइगोट। देखो जाइगोट जो कि डिप्लॉयड है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कैसे होगी सेक्स डिटर्मिनेशन। ये मान लो मेल चाइल्ड है, क्योंकि जो फीमेल चाइल्ड है एक्स और मेल चाइल्ड होगा एक्स वाई, ऑब्वियस सी बात है। तो ओवम तो एक्स ही होगा हमेशा, स्पर्म वाई हो गया, ओवम तो एक्स ही होगा, स्पर्म अगर एक्स है तो ठीक है। तो स्पर्म होता है वो डिसाइड करता है जेंडर को, मतलब कि मेल पेरेंट। नॉन आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं सिर्फ, मतलब कि नॉन आइडेंटिकल मतलब कि ट्विंस हैं लेकिन वो एक जैसे दिख नहीं रहे हैं, उनकी शक्ल सेम नहीं है, तो उन्हें बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। मतलब कि जाइगोटी 2 बने होंगे, डाइजाइगोटिक ट्विंस whose features are not same when two ova matures, 2 secondary oocyte releases at the same time and fertilized by 2 different sperm। तो अलग अलग सारी कहानी इसमें अलग चलती है। यहाँ पे बने ही 2 ओवम थे तो हो गए वो 2 स्पर्म से फर्टिलाइज, हो गई कहानी। उनका जेंडर वेंडर सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। अरे भाई ये बिल्कुल ही अलग केस हो गया, तुम ये समझो ना, सेक्सेस ऑफ ट्विंस कैन बी सेम और डिफरेंट, बिल्कुल ही अलग केस हो गया। तुम लॉजिकली देखो ना ये तो बिल्कुल मतलब कि अलग अलग एकदम केस होगा। बस सिमिलरिटी इतनी है कि ओवम भी सेम टाइम पे रिलीज हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों बच्चे जो पैदा होंगे वो सेम टाइम पे हो जाते हैं, इसलिए हम उन्हें ट्विंस बोल देते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस, डाइजाइगोट। लेकिन वो बच्चे एकदम अलग अलग हैं, ठीक है। बच्चे कैसे होंगे, एकदम डिफरेंट होंगे, एकदम डिफरेंट। बात क्लियर है, चले आगे। क्लीवेज क्या होती है सर, तो जाइगोट फॉर्म्ड इन एम्प्यूला एंड क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट्स इन जाइगोट एज इट ट्रेवल्स थ्रू इस्थमस। जैसे जैसे वो इस्थमस के थ्रू ट्रैवल करता है, जाइगोट जो एम्प्यूला में बना होता है उसकी क्लीवेज डिवीजन चालू हो जाती है, ठीक है। ओके, तो जाइगोट जो बनता है एम्प्यूला में तो उसमें क्लीवेज डिवीजन चालू हो जाती है। सर ये क्लीवेज डिवीजन क्या होती है भाई, अभी बता रहा हूँ। और फिर वो इस्थमस के थ्रू ऐसे ट्रैवल करता जाता है जैसे जैसे ये क्लीवेज। तो क्लीवेज कुछ नहीं होता है, माइटोटिक डिवीजन ही होता है, लेकिन ये तेज़ होता है, रैपिड होता है। और यहाँ पर शॉकिंग चीज़ ये है कि G1 G2 फेज नहीं होते। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ बेटा यही बात है, G1 G2 फेज नहीं होते। आफ्टर एवरी क्लीवेज डिवीजन द डॉटर सेल्स फॉर्म आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमेर। अब G1 G2 नहीं है तो ग्रोथ नहीं होती, और हर डिवीजन के बाद, हर क्लीवेज डिवीजन के बाद जो डॉटर सेल बनती हैं उन्हें ब्लास्टोमेर बोलते हैं। जोना पेलुसिडा, ये तुम्हारा जाइगोट सिंगल सेल, पहली क्लीवेज डिवीजन हुई, 2 सेल स्टेज में नहीं, 2 सेल स्टेज, देन सेकंड क्लीवेज होगी, देन 4 सेल स्टेज, ऐसे ऐसे काम होता जाएगा। देखो थर्ड क्लीवेज 8 सेल स्टेज, जब 8 सेल स्टेज बनती है उसे बोलते हैं अर्ली मॉड्यूला। फिर जब 16 सेल स्टेज बनती है उसे बोलते हैं लेट मॉड्यूला। जो 8 to 16 सेल स्टेज होती है, शहतूत देखा है बेटा तुमने, शहतूत वो एक सॉलिड मलबेरी जैसा स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड मलबेरी जैसा स्ट्रक्चर। कौन, मोरिला। जैसे ये है तुम्हारा ब्लास्टोसिस्ट 32 सेल्ड, ये है ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म बोल देते हैं, ट्रोफोब्लास्ट या फिर ट्रोफोएक्टोडर्म, ये आउटर लेयर होती है। इनर सेल मास या जैसे एम्ब्रियोब्लास्ट भी बोल देते हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट या फिर इनर सेल मास। ये है जोना पेलुसिडा, अंदर की कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसीड, ठीक है। जोना ये इनर सेल मास जिन ट्रोफोब्लास्ट सेल से कनेक्टेड होती हैं
उन्हें सेल्स ऑफ रॉबर बोलते हैं। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद ICM इनर सेल मास, ठीक है, फॉर्म्स द एंटायर एम्ब्रियो, पूरा एम्ब्रियो को फॉर्म करती हैं। इट हैज़ टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स, इसके पास टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं जिनके पास पोटेंशियल होता है कि वो हर ऑर्गन को फॉर्म कर सके। टोटीपोटेंट मतलब टोटी मतलब टोटल, पोटेंट मतलब पोटेंशियल। ट्रोफोब्लास्ट सेक्रेट करता है एंजाइम जो कि हेल्प करते हैं ज़ोना पेलुसिडा से बाहर आने में, नेसेसरी होता है इम्प्लांटेशन के लिए। ये लेयर अटैच कर जाती है एंडोमेट्रियम पे, फॉर्म कर देती है फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। एंडोमेट्रियम पे यही लेयर अटैच होती है और ये फॉर्म करती है फीटल पार्ट, मतलब प्लेसेंटा का फीटल वाला पार्ट फॉर्म करती है, ठीक है, और सेक्रेट करती है ट्रोफोब्लास्ट SCG, मतलब सर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, जो कि LH पे एक्ट करते हैं और कॉर्पस लूटियम को मेंटेन, LH पे एक्ट नहीं करते, सॉरी, LH की तरह एक्ट करते हैं, मतलब उसके जैसा काम करते हैं। जैसे कि कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता था LH, ऐसे ही है तुम्हारी SCG करती है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉर्पस लूटियम को कौन मेंटेन करता है बताओ? वो तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन सेक्रेट करता है, जो कि नेगेटिव फीडबैक दे रहा है FSH-LH को, और LH नहीं है तो कॉर्पस लूटियम तो मेंटेन नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो मेंटेन होती है। तो यही कारण है उसके मेंटेन होने का SCG, ठीक है, मेंटेन एंडोमेट्रियम, मतलब ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन। ये देख लो ऐसे सेकेंडरी oocyte, फिर यहाँ ही फर्टिलाइजेशन हुआ, ज़ाइगोट, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, अर्ली मॉड्यूला, लेट मॉड्यूला, यूट्राइन कैविटी में एंटर करता है लेट मॉड्यूला, ब्लास्टुला बन गया, ज़ोना पेलुसिडा रिमूव हो गई, इम्प्लांटेशन से पहले इम्प्लांटेशन हो गई एंडोमेट्रियम, ठीक है, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है सर? ये ऐसी इम्प्लांटेशन होती है जब इम्प्लांटेशन यूट्रस की जगह, मतलब कि एंडोमेट्रियम की जगह कहीं और हो जाए, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब में हो जाए, है ना, तो भाई ये बहुत रिस्की होता है, इसमें डेथ के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। चलो इसे यहीं एंड करते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस मतलब कि जो आइडेंटिकल होते हैं, जो दिखने में एकदम सेम टू सेम जो होते हैं ना वाले ट्विंस, तो आइडेंटिकल ट्विंस उनकी बात कर लेते हैं कि वो कैसे बनते हैं। मोनो मतलब सिंगल, और जाइगोटिक मतलब जाइगोट, तो सिंगल जाइगोट होता है यहाँ पे। समटाइम्स व्हेन द ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट हैचेस आउट ऑफ ज़ोना पेलुसिडा इट कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स रिजल्टिंग इन, देखो जब ब्लास्टुला ज़ोना पेलुसिडा से बाहर आ रहा होता है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है, कभी कभी केस में, कुछ केस में, ठीक है। तो अब यार ब्लास्टुला आधे टुकड़ों में डिवाइड करा है, मतलब कि ओवा भी एक ही था, स्पर्म भी एक था, ब्लास्टुला डिवाइड कर गया, ठीक है, ठीक है, बात समझ रहे हो? तो इनमें जो सेक्सेस होगा, मतलब कि या तो वो मेल होंगे दोनों, या तो वो दोनों फीमेल होंगे। बताओ बात समझ आई या नहीं? बोलो, समझ गया ना एकदम कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर? चलो देखो, ऑलवेज सी प्रेगनेंसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, देखो जब ब्लास्टुला अटैच करता है एंडोमेट्रियम पे इम्प्लांटेशन, तब से ही तुम्हारी प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे मान लो ये था इनर सेल मास, ये थी तुम्हारी ट्रोफोब्लास्ट, ये इम्प्लांटेशन इसने करी। अब ट्रोफोब्लास्ट भी कोई एक टाइप की थोड़ी होती है, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट होती है, मतलब कि जो आउटर वाली ट्रोफोब्लास्ट है वो, और एपीब्लास्ट होती है ना। सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट होती है और साइटोट्रोफोब्लास्ट होती है। सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है आउटर वाली ट्रोफोब्लास्ट, और साइटोट्रोफोब्लास्ट है इनर वाली ट्रोफोब्लास्ट। और जो इनर सेल मास है वो भी 2 अलग अलग चीज़ों में डिफ्रेंसिएशन कर देता है, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। देखो इनर सेल मास डिवाइड्स इनटू दीज 2 लेयर्स, ठीक है। तो इसे याद रखना, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है आउटर वाली ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट है इनर वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो,
ये देखो ध्यान से, मैं रब कर देता हूँ 1 मिनट। चलो अब ध्यान से देखना, एपीब्लास्ट है ये जो देख रहे हो ये वाली लेयर्स एपीब्लास्ट है। इसके ऊपर एक और लेयर आ गई, मतलब कि यहाँ पे ये जो देख रहे हो जिस पे मैं पेन चला रहा हूँ यहाँ पे, इसे बोल दिया एमनियन। तो ये एपीब्लास्ट से ही आई है एमनियन तुम्हारी, ठीक है। और यहाँ पे था क्या, हाइपोब्लास्ट। यहाँ पे भी तुम एक रेड कलर की लेयर देख पा रहे हो। सर ये लेयर कहाँ से आई, तो ये हाइपोब्लास्ट से आई है। सर इसका नाम क्या है, एक्सोसीलोमिक मेम्ब्रेन। सॉरी, एपीब्लास्ट और एमनियन के बीच में जो कैविटी है इसके अंदर क्या भरा है सर, तो यहाँ पे भरा होता है तुम्हारा क्या, एमनियोटिक फ्लूइड। और इस जगह को क्या बोलते हैं, एमनियोटिक कैविटी। ऐसे ही यहाँ जगह, ये वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह है इसे बोलते हैं योक सैक, मतलब हाइपोब्लास्ट और एक्सोसीलोमिक मेम्ब्रेन के बीच में, इसे बोलते हैं योक सैक। यहाँ पे एम्ब्रियोनिक एरिथ्रोपोइसिस होती है, मतलब एम्ब्रियो के टाइम पे जो आरबीसी जो बनाएगा वो यहाँ पे जो है हमारी बन जाएंगी। बात क्लियर है। सर ये ऑरेंज वाली क्या है, तो बेटा ऑरेंज वाली सिंसिशोट्रोफोब्लास्ट है। ये वाइट वाली जो अंदर है ये साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो सर ये पिंक वाली क्या है भला, सर ये पिंक वाली क्या है, बेटा पिंक वाली है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम दैट फॉर्म्स मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। एक बात बताओ, ये जो सिंसिशोट्रोफोब्लास्ट थी ना तुम्हारी, ये एंडोमेट्रियम में जब घुसी तो इसने ना यही स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया एंडोमेट्रियम में, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं। और ये जो सिंसिशोट्रोफोब्लास्ट के ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें बोल देते हैं हम कोरियोनिक विलाई। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन ट्रोफोब्लास्ट फॉर्मिंग फीटल पार्ट ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा दोनों बनाते हैं, फीटल पार्ट भी और मैटरनल पार्ट भी, लेकिन फीटल पार्ट जो बनाता है वो ये कोरियोनिक विलाई बनाता है जो सिंसिशोट्रोफोब्लास्ट होता है। बात समझना ध्यान से, कंसेप्चुअल चीज़ है। सिंसिशोट्रोफोब्लास्ट ही कोरियोनिक विलाई है। कोरियोनिक विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि सिंसिशोट्रोफोब्लास्ट के ऊपर होते हैं, और ये फीटल पार्ट फॉर्म करते हैं प्लासेंटा का, जिसे हम बोल देते हैं कोरियन। अब ये जब अंदर घुस रहे हैं एंडोमेट्रियम में, जब अपने तुम उंगलियां किसी सैंड में डालते हो तो फिर जब तुम अपनी उंगलियों को बाहर निकालोगे तो सैंड में भी देखना वैसा ही स्ट्रक्चर बन जाता है। तो बस ये वैसा ही स्ट्रक्चर बन गया एंडोमेट्रियम में भी, इसे बोल दिया हमने मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। बोलो इंटरडिजिटेट, मैं वही बात कह रहा हूँ कि तुमने जब अपनी सैंड में उंगलियां घुसाई, इंटरडिजिटेट विथ कोरियन टू फॉर्म कंप्लीट प्लेसेंटा। बात समझ आई, कितना ऑर्केस्ट्रा क्लियर बात समझ आई, बोलो बताओ, क्या एक एक की समझ आ गई। ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली एम्बेडेड इन एंडोमेट्रियम विच कवर्स इट। बिल्कुल, अब इस टाइम पे तो कंप्लीटली एम्बेडेड हो चुकी है अंदर एंडोमेट्रियम की ब्लास्टोसिस्ट। बताओ क्या एक एक बात समझ आ गई, चले आगे। यस सर। एपीब्लास्ट विल फॉर्म ऑल जर्म लेयर। इसमें जो एपीब्लास्ट होगा वो सारी जर्म लेयर्स फॉर्म करेगा, तुम्हारी एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। और यही तीनों लेयर तुम्हारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स फॉर्म करेंगी। और जब ये 3 जर्म लेयर फॉर्म हो जाएंगी, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं गैस्ट्रुला। बोलो हाँ कि ना। तो इनर सेल मास में भी एपीब्लास्ट फॉर्म करती है एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, और ये जब ये तीनों जर्म लेयर बन जाएंगी तो उसे बोलेंगे स्टेज को गैस्ट्रुला। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक बार इसे देख लो, डजंट फॉर्म एम्ब्रियो बट कैन सपोर्ट इन अदर वेज। ये कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये मेम्ब्रियो बनाती नहीं है लेकिन ये सपोर्ट करती हैं और तरीकों, अलग अलग तरीक़ों से सपोर्ट करती हैं, जैसे कि एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइज और योक सैक। बेसिकली बहुत पुराने टाइम में मुझे याद है, कोई मैंने जब PYQ सॉल्व कर रहा था इस चैप्टर के कुछ दिन पहले, तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन देखा था। ये काफ़ी पुराने टाइम में क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे अभी NCERT में नहीं है लेकिन नीट में पूछ लिया गया था उस टाइम पे, तो एक बार देख लो, हो सकता है पूछ ली जाए 2026 में। तो एमनियन,
और कोरियन, ये एक्टोडर्मल है। क्या है? एक्टोमीजोडर्मल। एलेंटॉइज और योगसैक, ये है तुम्हारे एंडोमीजोडर्मल। बोलो हाँ कि ना? एंडोमीजोडर्मल। योगसैक एमनियन, एमनियन है एक्टोमीजोडर्मल, योगसैक है एंडोमीजोडर्मल। एलेंटॉइज एंडो, कोरियन एक्टो। चले आगे। अम्बिलिकल कॉर्ड, बेबी और प्लासेंटा, इन दोनों को कनेक्ट करके रखती है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती हैं और 1 अम्बिलिकल वेन होती है, ठीक है। और 100% फीटल ब्लड होता है। एक बात बताऊं, ये जो वेन होती है, चलो छोड़ो, वो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो जाएगा, ठीक है, छोड़ो रहने दो। 100% फीटल ब्लड होता है अम्बिलिकल कॉर्ड में, मतलब इस बच्चे का पूरा ब्लड होता है अम्बिलिकल कॉर्ड में, मदर का नहीं होता। तो 2 आर्टरी 1 वेन, ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलें आगे। प्लासेंटा एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कनेक्शन होता है फीटस और मदर के बीच में। ये डिफ्यूजन बाउंड्री की तरह एक्ट करता है और एक टेम्परेरी एंडोग्राइन की तरह भी एक्ट करता है। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स टुवर्ड्स द बेबी एंड रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। डिफ्यूजन बाउंड्री मतलब कि ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो जाएगा और न्यूट्रिएंट्स बेबी की तरफ जाएंगे और रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट हो जाएगा। बेबी नाइट्रोजनस वेस्ट भी तो प्रोड्यूस करेगा ना, तो वो निकल जाता है यहाँ से, मतलब चीज़ें जा भी रही हैं और चीज़ें आ भी रही हैं। प्लासेंटा के हार्मोन्स क्या होते हैं, आओ एक बार देख लेते हैं। HCG, HPL, रिलैक्सिन, कोरियोनिक, थायरोटॉफिन, CRH, कॉर्टिकोटॉफिन रिलीजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। लेकिन ये जो इनमें से 3 हैं, HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये केवल और केवल प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होते हैं, ठीक है, बात क्लियर है। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, रिलैक्सिन जो कि ओवरी भी प्रोड्यूस करती है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हम HCG को डिटेक्ट करते हैं यूरिन में प्रेगनेंसी के लिए, इसे बोलते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट। मतलब कि अगर हमें किसी फीमेल की यूरिन में मिल जाएगा मुझे ये HCG, तो हाँ कंफर्म हो जाएगा कि प्रेगनेंसी है। HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ये मिल्क सिंथेसिस में हेल्प करेगा। और रिलैक्सिन ओवरी भी प्रोड्यूस करती है वैसे रिलैक्सिन, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे तो प्लासेंटा ही करता है। तो प्रेगनेंसी के एंड में रिलीज़ होता है ताकि प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स कर सके। कोरियोनिक थायरोट्रोफिन रेगुलेट करता है थायराइड हार्मोन को मदर में। CRH कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन सर्वाइकल म्यूकस प्लग फॉर्म कर देता है। रुको दिखाता हूँ, ये देख रहे हो, ये सर्वाइकल म्यूकस प्लग, तो यहाँ पे ही फॉर्म हो जाता है ताकि ये जो लिक्विड है, मतलब कोई भी चीज़ यहाँ से लीक ना कर जाए, ठीक है, यहाँ से लीक ना कर जाए, तो उससे प्रोटेक्ट हो जाता है। प्लग ऑफ म्यूकस सर्विक्स प्रोजेस्टेरोन फॉर्म करता है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, गैस्टेशन। ये पूरा टाइम होता है जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट का होता है, और ह्यूमन की डेवलपमेंट मतलब ह्यूमन का गैस्टेशन पीरियड कितने का होता है, लगभग 9 महीने का। जो पूरा गैस्टेशन पीरियड है वो 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइडेड होता है, मतलब कि 3 मंथ्स ईच। पहला ट्राइमेस्टर, दूसरा ट्राइमेस्टर और तीसरा ट्राइमेस्टर। इन तीनों में 3-3 मंथ्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो कैट डॉग का गैस्टेशन पीरियड कितना होता है, 52 to 65 डेज, और एलिफेंट का हो जाएगा 18 to 22 मंथ्स। ये गैस्टेशन पीरियड हो गया इनका। कैट डॉग का 52 to 65 डेज और एलिफेंट का हो गया 18 to 22 मंथ्स। मतलब कि देखो कितनी बड़ी रेंज दिखाना चाह रही है एनसीईआरटी में कि कितने कम से कितना ज़्यादा हो सकता है गैस्टेशन पीरियड किसी का। फर्स्ट मंथ में हार्ट फॉर्म हो जाता है, सेकेंड मंथ में लिम्स और उंगलियां हमारी डिजिट्स फॉर्म हो जाती हैं। थर्ड मंथ मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब कि 12 वीक्स
मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाता है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया फॉर्म हो जाती है 3rd मंथ में। 5th मंथ जब आया, सर 4th क्यों नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया। 5th मंथ जब आया तो हेयर अपीयर कर जाते हैं हेड पर और पहला मूवमेंट होता है बेबी का। जब 6th मंथ आता है मतलब कि 2nd ट्राइमेस्टर, तो पूरे बॉडी पे हेयर आ जाते हैं, आई लैशेस बन जाती हैं और आईलिड्स ओपन हो जाती हैं। बोलो हाँ कि ना, क्या बात सही है, क्या बात सही है? देख लो एक बार। चलो चले आगे, आओ। पार्चुरेशन, अब ये थोड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसे ध्यान से समझना। अगेन कंसेप्चुअल टॉपिक, वैसे तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंसेप्चुअल चैप्टर ही है। पार्चुरेशन, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी। सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ऑरिजिनेट्स फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा। पार्चुरेशन के सिग्नल फुली डेवलप्ड फीटस भी देगा और प्लेसेंटा भी देता है। अब देखो, जैसे जैसे इतना टाइम हो गया, प्रेगनेंसी हो गई अपनी, तो प्लेसेंटा ना वीक हो जाता है। सर वीक हो जाता है तो फिर क्या होता है, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल ड्रॉप हो जाएगा, है ना। और सीआरएस सेक्रेट जो करेगा ये कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये फीटल की एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेंगे। कौन? सीआरएस ने एक्ट करा फीटल की एंटीरियर पिट्यूटरी पे और रिलीज करवा दिया एसीटीएच, मतलब कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब इसने एक्ट करा एड्रेनल कॉर्टेक्स ऑफ फीटस पे, और आगे अभी देखते हैं क्या रिलीज करवाया, लेकिन उससे पहले तुम लोग तो चलो ये जानते हो, ठीक है। अब ये जो एड्रेनल कॉर्टेक्स ऑफ फीटस है, एड्रेनल कॉर्टेक्स पे जब इसने एक्ट करा एसीटीएच ने, तो इसने 2 हार्मोन रिलीज करे, कॉर्टिसोल और डीएचईए। कॉर्टिसोल फैसिलिटेट्स ब्रीदिंग बाय ओपनिंग अप ऑफ एल्विलाई, एल्विलाई को ओपन कर देता है कॉर्टिसोल और ब्रीदिंग करवाता है उस बेबी की। और डीएचईए एंड्रोजन होता है एक डाईहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन, डाईहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन, ठीक है। अब ये डीएचए कन्वर्ट हो जाता है ईस्ट्रोजन में। डीएचए को कौन कन्वर्ट कर रहा है ईस्ट्रोजन में? प्लासेंटा कर रहा है, मतलब कि ईस्ट्रोजन की लेवल बढ़ गई। अब ईस्ट्रोजन की लेवल बढ़ गई तो ईस्ट्रोजन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ईस्ट्रोजन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर भी बना सकता है। बिल्कुल, ये तो बात हमें पता ही नहीं थी, तो अब याद रख लो। एक्ट्स ऑन यूट्राइन वॉल दैट सेक्रीट्स प्रोस्टाग्लैंडिन, सर ये तो हमें पता ही नहीं था कि यूट्राइन वॉल पे एक्ट करके प्रोस्टाग्लैंडिन भी सेक्रेट करवा सकता है। ईस्ट्रोजन के तो छुपे हुए फंक्शन है, बिल्कुल। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन फर्दर हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शंस में। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स देखते आओ, तो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है जो कि वर्क करता है डिलीवरी ऑफ बेबी में। फुल्ली डेवलप फीटस था, उसने सिग्नल करा मम्मी की पिट्यूटरी में। और कौन सी पिट्यूटरी पे सिग्नल करा उस फीटस ने? पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। क्या रिलीज करवाया? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ने क्या करा? यूट्राइन मायोमेट्रियम पे एक्ट करा और कॉन्ट्रैक्शंस करवाए। सिग्नल्स पिट्यूटरी टू रिलीज मोर ऑक्सीटोसिन, इसने सिग्नल करा पिट्यूटरी से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करे, जिससे कि विग्रस कॉन्ट्रैक्शन हो गए चालू। अब पार्चुरेशन, मतलब कि ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा है, प्रोजेस्टेरोन बहुत कम है और प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत ज़्यादा है। तो पार्चुरेशन में हो गया कि ईस्ट्रोजन बढ़ गया, प्रोजेस्टेरोन कम हो गया और प्रोस्टाग्लैंडिन भी बढ़ गया। ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन इसलिए बोलते हैं, लेबर इंड्यूस। अगर कभी हमें कराना होता है तो सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन हम डाल देते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं जिसका नाम है पिटोसिन, वो इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। पिटोसिन डिलीवरी के बाद प्लासेंटा भी जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है मम्मी की। बात क्लियर है? बात क्लियर है? चलें आगे। यस, तो आपका ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। बताओ कैसा लगा?